और भाई, क्या हाल चाल? कैसा गया एग्जाम आज का सबका? जल्दी बताना एक बार, एग्जाम कैसा गया सबका आज? बढ़िया गया ना? हाँ, आ गए भाई। जल्दी से एक बार क्लास को कर दो शेयर, सब आ जाओ जल्दी से। एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज फिर। और अभी रिवीजन करोगे ना, बहुत फायदा आएगा। बहुत फायदा देगा। 1 मिनट का टाइम है, सभी बच्चे जल्दी जुड़ जाइए, ताकि कल का एग्जाम आपका बाकी एग्जाम की तरह ही अच्छा जाए। जल्दी से, जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, बहुत अच्छा गया एग्जाम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे हमने देखा, बहुत इजी क्वेश्चन था मैथ का आज। और जो बच्चा पूरा ढंग से साल भर मेहनत किया होगा ना, बहुत बढ़िया से एग्जाम में लिखा होगा। ठीक है। अच्छा गया सब, बहुत सुंदर। चलो आज देखो, एक्चुअली है क्या, नन हिंदी है ना, तो हमने क्या किया, हम क्या किए हैं, क्वेश्चन बैंक से पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। ठीक है ना? और इससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन होगा, अक्सर क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आप। ठीक है ना? और अभी सुबह में नन हिंदी का जितने ऑब्जेक्टिव है वो करवा देते हैं। और अभी अभी नन हिंदी का करवा देते हैं। सुबह में व्याकरण करवा देंगे, सुबह में व्याकरण। तुम लोग अपने से क्या करो, इससे को देख लो, इससे तो भेजे हुए हैं पीडीएफ, इससे अच्छे से देख लो। उसके साथ साथ और क्या देखना है आपको ना, इससे देख लेना है, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर नन हिंदी के ना देख लेने हैं सारे। ठीक है ना? भावार्थ वगैरह वगैरह सब देख लेना है। हाँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, मुंह में छाले पड़ गए। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है तो हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब होगा, दिक्कतें आएगी, आवाज क्लियर नहीं जाएगी, इसके लिए सॉरी। चलो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना? हम्म। चलो। हाँ सर, मस्त गया। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 5 बनाना, कोई 4 बनाना था आपको। चलो देखो, अच्छा थोड़ा हो सकता है आपको ये देखने में धुंधला लगे, बट कोई नहीं, मैं पढ़ूंगा ना, आप सुनोगे ना, क्लियर हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं इसको टाइप कर पाता, बहुत समय लगता है टाइप करने में। चलो, तो एक बार मुझे बताना। चलो, सवाल दिख रहा होगा सब? हाँ, मेरे हिसाब से क्लियर दिख रहा होगा ना? तो बताओ, महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास कितने पैसे हैं? ऑप्शन है 10, 5, 12 और 20। तो महमूद के पास 12 पैसे थे। कितने पैसे? 12 पैसे, याद रखोगे। महमूद के पास कितने पैसे? 12 पैसे। ठीक ना? हाँ। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? हामिद ने तो चिमटा खरीदा, लेकिन सम्मी ने क्या खरीदा था? जल्दी बताओगे? ऑप्शन है पतंग, बिल्कुल नहीं। जलेबी, बिल्कुल नहीं। खंजरी खरीदा, खंजरी। सम्मी क्या खरीदी? सम्मी क्या खरीदी? खंजरी। 15 पैसे हैं किसके पास? हामिद के पास, बिल्कुल नहीं। सम्मी के पास, महमूद के पास और मोहसिन के पास। तो जल्दी बताओ, 15 पैसे किनके पास है? तो 15 पैसे मोहसिन के पास थे। 15 पैसे मोहसिन के पास थे ना? कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ नहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। कोई 4 ही बनाने थे, सारे क्वेश्चन नहीं बनाने थे आपको। कोई 4, आपको जो अच्छा लगे। अच्छा, हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा, बताओ? हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। जल्दी मुझे बताना, जल्दी मुझे बताना। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? तो भाई मेरे पास, हामिद के पास कितने पैसे थे? 3। और 3 पैसे में उन्होंने क्या खरीद लिया? चिमटा खरीद लिया था। ठीक ना? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलो बस, अगला। हामिद मेले में क्या खरीदता है? हामिद मेले में क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है ना? अच्छा, हामिद की दादी का नाम बताओ। सफीना, फातिमा, अमीना, अमीना। तो हामिद के दादी का नाम था अमीना। हामिद की दादी का नाम अमीना। ठीक ना? हामिद के दादी का नाम क्या था? अमीना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ऑप्शन है आम, इमली, पीपल, बरगद। तो मेरे भाई, इमली, इमली ईदगाह के पास, इमली, इमली पेड़ की छाया है, वृक्षों की छाया है। क्लियर है? बताओ, इतना में कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े। प्रेमचंद लिखित कहानी का क्या नाम है? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कहानी है ईदगाह। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कहानी का नाम क्या है? ईदगाह। कोई दिक्कत?
विमलेश अभी नाम लेने का टाइम नहीं बाबू, पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है? बच्चे बच्चे को पता है 30 रोजे के बाद क्या आती है? 30 रोजे के बाद क्या आती है? ईद आती है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। यह किसने कहा था? यह हामिद ने कहा था भैया। किसने कहा था? हामिद ने कहा था, याद रखोगे ना? किसने कहा था? हामिद ने कहा था। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया बताओगे? जल्दी से बताना। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया था? नाच किया? नाच किया? बिल्कुल नहीं। गाना गाया? बिल्कुल नहीं। झगड़ा किया? बिल्कुल नहीं। अपने अपने खिलौने से खेला, अपने अपने खिलौने से खेला, याद करोगे? अपने अपने खिलौने से खेला। कोई दिक्कत? भैया वॉइस प्रॉब्लम, हाँ भैया वॉइस प्रॉब्लम होगा थोड़ा, सॉरी, वॉइस तो प्रॉब्लम होगा, थोड़ा मुंह में भी छाले पड़े, और मेरे पास उतने अच्छे माइक भी नहीं है कि आपको अच्छी वॉइस जाए वहां पे। अब चलो देखो, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? मलेरिया के कारण? बिल्कुल नहीं। तपेदिक के कारण? बिल्कुल नहीं। हैजा के कारण। हामिद के पिता की मृत्यु हैजा के कारण। और हामिद के मम्मी, अम्मी जो थी, मम्मी की मृत्यु कैसे हुई थी? पीलिया के कारण। पीली होते होते वो मर गई ना, हामिद की मम्मी पीली होती होती मर गई थी, यानी पीलिया की वजह से उसकी मम्मी की डेथ हुई, याद रखना। तो हामिद के पिता की मृत्यु हैजा के कारण। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास कितने पैसे? 15 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, याद रखोगे? मोहसिन के पास 15 पैसे। नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है मेरे भाई, जल्दी बताना। तो नूरे खरीदता है वकील। नूरे कौन सा खिलौना? वकील खरीदता है। हामिद के पास कितने पैसे? हामिद के पास 3 पैसे थे। हामिद के पास 3 पैसे थे, याद रखोगे? हामिद के पास 3 पैसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जल्दी जल्दी ऐसे ही जवाब दो। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मानविक ढंग से टिप्पणी करती है? युवा अवस्था की परिस्थिति? बिल्कुल नहीं, यहाँ सारे के सारे बच्चे हैं भैया। अच्छा, लड़कपन की परिस्थिति पर? बिल्कुल नहीं। बचपन की परिस्थितियों पर? बुढ़ापे, बुढ़ापे की नहीं, बचपन की परिस्थितियों पर नहीं मानविक ढंग से टिप्पणी करता है। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है बताओगे? महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? ऑप्शन है भिश्ती, गुजरिया, साधु और सिपाही। मेरे भैया महमूद के द्वारा, इसके द्वारा मेरे भैया महमूद के द्वारा जो है ना, वो खरीदा जाता है सिपाही, याद रखोगे? महमूद के द्वारा खरीदा जाता है सिपाही। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने कितने पैसे के हैं? ईदगाह ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने कितने के हैं? आप बता सकते हैं? बता सकते हैं आप लोग? एक बार जल्दी बताना। मेरे हिसाब से 2-2 पैसे के हैं सभी खिलौने, 2-2 पैसे के हैं, याद करोगे? कोई दिक्कत? सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? 2-2 पैसे के हैं, ठीक ना? आगे आगे चले, आगे चले। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बताओ? ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के लेखक है प्रेमचंद। अगला, हामिद मेले में किसके साथ जा रहा था? अकेले। दादी के साथ? बिल्कुल नहीं। बच्चों के साथ जा रहा था। किसके साथ? बच्चों के साथ जा रहा था। माँ तो है नहीं, बहन तो है नहीं, किनके साथ? बच्चों के साथ जा रहा था, ठीक ना? अगला, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है बताओगे? हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? बताओ जल्दी। चिमटा। क्या खरीद के लाता है? चिमटा, याद रखोगे? भैया तुमने तो कितनी बार ये किताबें पढ़ी होगी, ये कहानियां कितनी बार पढ़ी होगी? 8वां में पढ़ा, 10वां में पढ़ा। कल का एग्जाम सुपर से डुपर जाना चाहिए आपका, ठीक है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन सा है? ईदगाह ना, ईदगाह है भैया। कौन सा है? ईदगाह है। कोई दिक्कत? चलो अगला, हामिद की उम्र बताओ। हामिद की उम्र कितनी है? 2-3 साल, 7-8 साल, 9 से 10 साल, 4 से 5 साल। मेरे भैया हामिद की जो उम्र है ना, वो 4 से 5 साल है। कितनी साल है? 4 से 5 साल। हामिद की उम्र कितनी? 4 से 5 साल। क्लियर है? क्या हमने ये सही बताया? सर प्रणाम, बहुत 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 खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। चलिए अगला, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे भैया? ईदगाह कहानी में नमाज खत्म होने के बाद क्या कर रहे थे लोग? गले मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? गले मिल रहे थे, गले मिल रहे थे भैया, गले मिल रहे थे, ठीक ना? बहुत सुंदर। आई एम कमिंग सर जी, वेरी गुड।
ईदगाह शीर्षक पाठ में अपनी कोठरी कोठरी में कौन बैठ के रो रही है? बूढ़ी दादी अमीना कहाँ गई? अमीना रो रही है ना, अमीना रो रही है। क्लियर है बच्चा? ईदगाह कहानी में कौन कोठरी में बैठकर रो रही थी? अमीना रो रही थी। अगला, गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया चमक उठे न, नहीं कौन गाते थे भैया? गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया चमक उठे न गाते थे भैया, बाल गोविंद भगत गाते थे। कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत गाते थे। याद रखोगे? बाल गोविंद भगत गाते थे। कबीर को साहब मानने वाले वे कौन है? कबीर को साहब कौन मानते थे? एक बार बताओगे? कबीर को साहब कौन मानते थे? एक बार बताओ ना। कबीर को साहब मानते थे बाल गोविंद भगत भैया। कौन मानते थे? बाल गोविंद भगत। याद रखोगे? कबीर को साहब कौन मानते थे? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत का बेटा का नाम बताओ। बाल गोविंद भगत के बेटा का नाम, नाम नहीं पूछ रहा है, सॉरी नाम तो चर्चा भी नहीं। कैसा था बेटा उसका? बुद्धिमान, तेरी की बुद्धिमान क्या था? सुस्त था। क्या था? सुस्त, लेजी था, लेजी, सुस्त। अगला, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? बाल गोविंद भगत के 21 बेटा था, वो सुस्त, वो क्या था? सुस्त था। अब बाल गोविंद भगत के एक बेटे, याद रखोगे? अपने बेटे के मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? अपने बेटे के मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? बताना जरा, क्या कर रहे थे? रोने लगे? रोने लगे? बिल्कुल नहीं। बेहोश हो गए? बिल्कुल नहीं। गाना गाने लगे, गाने लगे। क्या लगे? गाने लगे। राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखित पाठ, राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखित पाठ बताओ। ठेस, विक्रमशिला, खेमा, बाल गोविंद भगत। एक बार बताया जाए मेरे प्यारे भाई, क्या होगा इसका? तो मेरे हिसाब से राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखित पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। ठीक ना? हाँ, बहुत सुंदर। आज जो अंत तक जुड़ा रहेगा कल फिर अच्छा करके आएगा। अगला, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया था? यानी बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया था? जब बेटे की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? जब बेटे की मृत्यु हो गई थी। बेटे के मृत्यु के दिन जो नहीं पढ़ेगा वो जन्मदिन में मारकर चलाएगा। तो याद रखना, बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया था बेटे के मृत्यु के दिन। बाल गोविंद भगत की पुतो स्वभाव की कैसी थी? सुशीला थी। सुशील थी ना, सुभग और सुशील थी। कैसी थी? सुभग और सुशील। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान के लिए जाते थे। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान के लिए। याद करोगे? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, प्लीज सेंड द पैसा पे हिज टू ऑल ऑफ योर फैमिली ऑफ प्रॉब्लम। भैया कौन आ गया प्रॉब्लम में? बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? जल्दी बताओ। सबसे पहले जो आता था तो कबीरपंथी मठ में जाता था। कहाँ जाता था? कबीरपंथी मठ में, मठ में। याद रखोगे? अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहा जाता था? कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। कितना क्वेश्चन? कम से कम 500, कम से कम 500, कम से कम 500 करवाएंगे। हाँ एकदम लगेगा ना भैया, क्वेश्चन बैंक उठा करके ले आया, जरूर लगेगा। अरे इसी से मिलता जुलता हो सकता है, जो आपको यहाँ आंसर दिख रहा है वो क्वेश्चन बन जाए, जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आंसर बन जाए। आपने किताबें पढ़ी है ना, जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। पीडीएफ मिलता है ग्रुप में बाबू। आप देखो, बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? जल्दी बताओ। बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? एक बार जल्दी मुझे बताया जाए, जल्दी मुझे बताया जाए। चैत बिल्कुल नहीं, वैशाख बिल्कुल नहीं, माघ नहीं, फागुन तक। कब तक? यानी कार्तिक से शुरू होता था, फागुन तक चलता था। जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? उजली कमली बिल्कुल नहीं, नीली कमली बिल्कुल नहीं, हरी कमली बिल्कुल नहीं, काली कमली, काली कमली वाला। याद है ना? काली कमली ओढ़ा करते थे। गर्मियों में किन की संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी?
बाल गोविंद भगत की। किसकी भैया रे? बाल गोविंद। यानी गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी शाम को, जो गर्मी में एकदम उमस भरा रहता है, एकदम गर्मी लगती थी, वो शीतल कर देती थी। किसकी? बाल गोविंद भगत की सांझा। ठीक है ना? बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतों को रोने के बदले क्या कहते हैं? पुतों की जब बेटे बेटे की मृत्यु होती है, पुतों को रोने के बदले कहते हैं गाना गाओ। क्या गाओ? गाना गाओ। गाना गाओ, गाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? गाने को। बाल गोविंद भगत ने पुतों को किसके साथ भेज दिया? बताओ। बाल गोविंद भगत ने पुतों को उसके भाई के साथ भेज दिया। यानी पुतों के जो भाई थे ना, उसके साथ मायके भेज देता है। ठीक ना? अगला बताओ। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? कबीरदास। किसको भैया रे? कबीरदास, यानी कबीर को साहब मानते थे। याद करोगे? बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। हाँ, कबीर को। ठीक है ना? आगे आगे बढ़े। अगला, बाल गोविंद भगत की प्रविधियां कब शुरू होती है? कार्तिक में। कब शुरू होती है? कार्तिक। खत्म कब तक चलती थी? फागुन तक। शुरू कब होती है? कार्तिक में। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत को कहाँ भेज दिए? मायके। कहाँ भेज देते हैं? मायके भेज देते हैं। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आगे किससे दिलवाई थी? बेटी से, पोती से, पुतोह से। किससे? पुतोह से दिलवाई थी। याद रखिएगा। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? कबीर पंथियों की कनपट्टी सी टोपी। कबीर पंथियों की कनपट्टी सी टोपी पहनते थे। याद रखोगे? सभी बच्चे इसे याद रखें कृपया करके। सभी बच्चे इसे कृपया करके याद रखेंगे। अगला, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है भैया? एक बार मुझे बताना। ये बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन सी विधा है? आप लेखक का नाम और विधा अच्छे से याद करके जाना, बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? तो एक बार मुझे बताया जाए, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? शब्द चित्र बिल्कुल नहीं है, रेखा चित्र है। क्या है ये? रेखा चित्र है। याद करोगे। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया? आराम करने को कहा। यानी लोगों ने इसे नहाने धोने से मना किया और बोला कि आराम करिए। क्या करिए? आराम करिए। सिरचन को बिल्कुल नहीं, कसारा को बिल्कुल नहीं, खेमा को बिल्कुल नहीं, बाल गोविंद भगत को। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 60 से ऊपर, 40 से ऊपर, 30 से ऊपर, 20 से ऊपर। तो बाल गोविंद भगत की उम्र की बात की जाए भैया, तो वो 60 से ऊपर था। कितना था? 60 से ऊपर। याद रखोगे? बाल गोविंद भगत की उम्र 60 से ऊपर। 14 नंबर सवाल गलत। 14 नंबर मैंने क्या गलत बताया भाई? एक मिनट देख ले, रुक जाओ। हमारे कारण फंस गए हमारे। एक बार, क्या है 14 नंबर? कहा गया 14? बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतों को क्या कहते? रोने के बदले क्या कहते? गाना गाने को कहते। सही तो है भाई। 14 का डी क्यों होगा? उत्सव मनाने के लिए नहीं कहते, गाना गाने के लिए कहते हैं। 14 क्या हमने नहीं, हमने गलत बताया। गाना गाने का, अच्छा सॉरी। हाँ, आप ही सही हो भैया। उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। सॉरी इसके लिए। बाल गोविंद भगत जो है, पुत्र की मृत्यु के बाद पुत्रों को क्या कहते हैं? उत्सव मनाओ। क्या मनाओ? उत्सव मनाओ। सॉरी, हमने गलत बताया। सॉरी। आगे बढ़े, चले। हाँ, याद रखिएगा, उत्सव मनाने के लिए कहती है। अगला, केलवा शब्द का क्या अर्थ? केलवा यानी दोपहर का खाना होता है। दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, सुबह का जलपान। एक बार मुझे बताया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो केलवा शब्द का अर्थ होता है भैया सुबह का खाना। कलेवा है, सॉरी कलेवा है, केलवा पढ़ते। कलेवा शब्द का अर्थ होता है सुबह का खाना। ठीक है ना? जिसको नाश्ता कहते हैं आप। बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां कब शुरू होती है? कार्तिक में शुरू होती है। कब शुरू होती है? कार्तिक में शुरू होती है। और लोही शब्द का अर्थ क्या होता है? लोही, बताओ। लोही शब्द का अर्थ क्या था? धूप, दोपहर की धूप, प्रातः काल की लालिया, रात का अंधेरा, सुबह का जलपान। तो लोही शब्द का अर्थ होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, प्रातः काल की लालिया। लोही से लालिया, लोही से लालिया। याद रखोगे? याद रखोगे? याद रखोगे? याद रखोगे? याद रखोगे? हाँ या ना? हाँ, डी ही होगा। हाँ, डी ही होगा, उसका डी ही था। चलिए अगला चलते हैं। इतना बड़ा जलप्रपात है जहां डैश फुट से पानी नीचे गिरता है।
एक बार मुझे बताया जाए, एक बार मुझे बताया जाए, हुंडरू जलप्रपात कितना फुट से गिरता है? 243 फुट। हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है कि जहां 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। क्या सही है ना? हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ध्यान से देखिए आगे। स्वर्ण रेखा एक क्या है? स्वर्ण रेखा एक नदी है भैया। स्वर्ण रेखा क्या है? नदी है भैया। स्वर्ण रेखा क्या है? एक नदी है। क्या हमने सही बताया? स्वर्ण रेखा क्या है? एक नदी है। किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़ा प्रपात को देखा है? बताओगे? क्या है? 10, 15, 5, 7, 7। कितने मील दूर? 7 मील दूर देखा है ना। रांची से पुरलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? एक बार मुझे बताया जाए, कितने दूर तय? कहता है रांची से पुरलिया सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? याद रखना, नंबर वाला बहुत दिक्कत करती है। 20 बिल्कुल नहीं, 35 भी नहीं, 10 भी नहीं, 14। कितना भैया? 14। 14 मील दूर। क्लियर है जी? हाँ, बहुत सुंदर। अगला, स्वर्ग का एक टुकड़ा कौन है? छोटा नाग। स्वर्ग का एक टुकड़ा छोटा नागपुर। कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक बताओ। कामता प्रसाद सिंह किसके लेखक है? हुंडरू का जलप्रपात के लेखक है ना। अच्छा, हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? सांप की तरह। किसकी तरह? सांप की तरह चक्कर काटता है। सांप की तरह चक्कर काटता है। याद रखोगे। रांची से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी बताओ। रांची से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी बताओगे? एक बार मुझे बताओगे? बताओगे सब आदमी? कितना? 27 मील है। कितना मील है? 27 मील है। क्लियर है ना? रांची से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? 27 मील है बाबू। इस लास्ट का आंसर डी होगा। कितना मील है? 27 मील है, यानी 8 का डी होगा। 8 का क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन, अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो हुंडरू का जलप्रपात पाठ में किया गया है। याद रखोगे ना। अच्छा, दानी दान करता है तो गुमान करता है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, और युग युग सा ना जाने या पहाड़ दान कहता है, पर युग युग सा ना जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं। किस पाठ से संबंधित है? तो ये है आपके हुंडरू का जलप्रपात से संबंधित। किससे भैया? हुंडरू के जलप्रपात से संबंधित है। याद करोगे। अगला, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य का कौन सा विधा है? ये यात्रा वृतांत है ना। यात्रा की जा रही है और यात्रा के दौरान जो देखा गया सो बताया गया, यानी यात्रा वृतांत है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार है और गरीबी है ना, गरीबी की मूर्ति। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह भी पंक्ति है हुंडरू का जलप्रपात से। हुंडरू का जलप्रपात। मेरे भाई, आपके पास समय रहे ना तो एक काम करना, एक काम करोगे, 23 वो चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 23 वो चैप्टर है। इस 23 चैप्टर को पढ़ लो एक बार ना, स्पीड में पढ़ लो, तुम बहुत फायदा करेगा। 23 चैप्टर को एक बार स्पीड में क्या कर लो? पढ़ लो, बहुत फायदा करेगा। अगला, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बताओगे मुझे? बताओ। कहते बहुलवादी संस्कृति के प्रति। किसके प्रति? बहुलवादी संस्कृति के प्रति। पुरलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? देखो 2018 और 2023 में पूछा, बहुत इंपोर्टेंट है। पुरलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? 13, 16, 14, 17। एक बार बताया जाए इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे हिसाब से 13 मील होगा। क्या हमने सही कहा? हमने सही कहा ना, 13 मील सही कहा होगा। ठीक है ना। किन्हीं को दिक्कत? चलो, बहुत सुंदर। 13 का क्या होगा बताओ तुम्हें? 13 का क्या? बहुलवादी संस्कृति, जंगली जानवर के प्रति, लोगों के सादगी प्रति, लोगों की करुणा के प्रति। नहीं भैया, 13 का ए, 13 का ए बिल्कुल सही है। बहुलवादी संस्कृति को दिखाया गया है, बिल्कुल सही है। बहुलवादी संस्कृति ही होगा। ठीक है ना। हाँ, चलो अगला।
हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, बताओ। हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, झारखंड में। इसमें है झारखंड में। हुंडरू का जलप्रपात झारखंड में है भैया। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालसोर जिले से होकर मिलती है किसमें, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है भैया। इसमें मिलती है बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। साध की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ये किसकी कहा या उक्ति, या किसकी उक्ति है, या किसने कहा था बताओगे एक बार। या कहा था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। इस साध की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह बात किसने कहा था, यह बात कहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंडरू का जलप्रपात है, बताओ। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंडरू का जलप्रपात है, एक बार बताओगे। ऑप्शन है 40, 10, 50। तो याद रखना स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम के स्थान से 50 मील दूर है। कितने मील दूर है, 50 मील दूर है मेरे भाई, याद रखना। कितने मील दूर है, 50 मील दूर है, याद रखोगे, हाँ या ना। चलिए बहुत सुंदर। 18 से अगला तुम लोग, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान वही बात है, हुंडरू का जलप्रपात 50 मील दूर है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में, तो दूसरी ओर का जंगल बताओ। दूसरी ओर का जंगल कहाँ है, चतरा, डाल्टनगंज, गढ़वा, हजारीबाग में। कहा भैया, हजारीबाग में है। अगला क्वेश्चन है अपने कहाँ आ गया, क्वेश्चन छूट गया क्या, एक मिनट जाओ, कहाँ पे आ गए, 19 है ना, हाँ 20। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है, तो लोग उसे क्या कहकर पूछते हैं, भगवान इंद्र, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, नहीं, श्वेत शालिग्राम। क्या कहकर पूछते हैं, श्वेत शालिग्राम कहकर के पूछते हैं, याद रखोगे, श्वेत शालिग्राम कहकर के पूछते हैं मेरे भाई। अगला, कहाँ का पानी कहाँ की सांप, कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता, कहीं हिरन की तरह छलांग लगाता है, और कहीं बाघ की तरह गरजता है, तो और गरजता हुआ नीचे गिरता है। तो हम कहेंगे हुंडरू जलप्रपात का। किसका, हुंडरू जलप्रपात का। आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत, देख लो, बहुलवादी संस्कृति यानी आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन है, हुंडरू का जलप्रपात। कौन है, हुंडरू का जलप्रपात। और अगला, हुंडरू के झरने की ऊंचाई बताओ, 243 फुट। कितना है, 243 फुट। याद रखोगे सब बच्चे, एकदम बढ़िया से याद रखना, हमने अच्छे से याद रखे, हमें अच्छे से याद रखना इसे। सिरचर ने किसे बेपानी कर दिया, बताओ। क्या कोई दिक्कत, प्यारे प्यारे ओ प्यारे, क्या कोई दिक्कत है। भाई क्वेश्चन देख करके मजा आ गया, पता है। अच्छा चलो, सिरचर ने किसे बेपानी कर दिया, पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानंद चौधरी के नौकर को, और पंचानंद चौधरी के मुंशी को। सिरचर ने बेपानी कर दिया था पंचानंद चौधरी के छोटे बेटे, इसको छोटे लड़के को, याद रखोगे, छोटे लड़के को, छोटे लड़के। अब दूसरा, सिरचर को घी की डाली के साथ क्या पसंद है, अरे यार बताओ हमको ना, क्या बताएं, हमको भी ना घी के डाली के साथ ना चूड़ा खाने का मन था, और हम कल घी का डाली खाए हुए थे, बट चूड़ा खाना भूल गए, जुल्म हो गया। तो सिरचर को घी के डाली के साथ क्या पसंद था, चूड़ा। याद रखोगे, याद रखोगे, याद रखोगे ना। सिरचन जाति का क्या है, कारीगर। सिरचन जाति का क्या है, कारीगर, याद रखना। सिरचन जाति का क्या है, कारीगर। ठेस कहानी का पात्र कौन है, सिरचन। ठेस कहानी का पात्र कौन है, सिरचन, याद रखोगे। याद रखना है बाबू। अगला क्वेश्चन, कविता नहीं है, ये कविता कौन है, झांसी की रानी तो कविता है, बच्चे की दुआ, कर्मवीर, ठेस, बताओ कविता कौन है। क्या हमने, हाँ
कौन कौन कविता नहीं है भैया। झांसी की रानी तो कविता है, बच्चे की दुआ कविता है, कर्मवीर कविता है, लेकिन ठेस कहानी तो है, कविता नहीं है। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किसमें है? ठेस में है। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? चटोर, मूर्ख, बातूनी, परिश्रमी। चटोर समझते थे। ठेस कहानी का नायक सिरचन है। ठेस कहानी का नायक कौन है? सिरचन है, याद रखोगे। ठेस कहानी का नायक कौन है? सिरचन है। आगे बढ़े। अगला, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? दूसरे दिन किसकी पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे? एक बार मुझे बताना, एक बार मुझे बताना, एक बार मुझे बताना। तो यार ऑप्शन क्या है? शीतल पट्टी के, शीतल पार्टी के, मोढ़े की, चीक की। ऑप्शन क्या होगा? चीक। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? चीक की। मंजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक करके चली गई थी? पत्थर, कंकर, रसगुल्ला, बुंदिया फेंक करके चली गई थी ना, बुंदिया, बुंदिया, बुंदिया फेंक करके चली गई थी यार, याद रखोगे। अगला, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते भैया? इसकी गिनती नहीं करते थे। बताओ, इतने अच्छे कलाकार, इतने अच्छे कारीगर सिरचन की गिनती नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी, सिरचन की गिनती नहीं करते थे। कितनी जुल्म की बात है ना। अगला, सिरचन की, अरे भाई वही ऑफ क्वेश्चन आ गया दोबारा। चलो एक बार मार ले। सिरचन ने किससे बेपानी कर दिया था? पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। सिरचन को घी के साथ चूड़ा पसंद था। घी के दाढ़ी का सिरचन जाति का कारीगर था भैया। ठेस कहानी का पात्र कौन था? सिरचन था। क्या अगला फिर आएगा? कविता नहीं है, ठेस भाई देखो दोबारा रिपीट हो गया। मिथिलांचल की लोक संस्कृति को प्रभावी कौन करता है? कौन करता भैया? ठेस में। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? चटोर। ठेस कहानी का नायक कौन है? सिरचन। देखो दोबारा आ गया। ठेस कहानी का नायक कौन? सिरचन। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति 7 तारे जगमगा उठे थे? चीक की। मंजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक करके चल गई? बुंदिया। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते? सिरचन की। अब नहीं आना। तुम्हारी भाभी नाखून से खोद कर तरकारी परोसती है। छी 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 छी। क्या कहती है? तुम्हारी भाभी नाखून से खोद कर तरकारी परोसती है। ये किसने कहा था? सिरचन ने कहा था। किसने कहा था? सिरचन ने कहा था। फिर शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? कामचोर, चिकित्सक, कारीगर था। ये क्या था? कारीगर था। क्या था भैया? कारीगर। याद रखोगे। सिरचन क्या था? कारीगर था। आज नैनो मत रही तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? लेखक की माँ, यानी जो लेखक है, सिरचन जो लेखक है ना, उसकी माँ ने कहा था। ठीक है ना। ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? जल्दी बताना मुझे, जल्दी मुझे बताना। दूसरे दिन में। कितने दिन में? दूसरे दिन में 7 नहीं, दूसरे दिन में चीक की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे। क्लियर है? अगला, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? गांव के लोग सिरचन को बीमार, बेगार समझते थे। क्या समझते थे? बेगार। गांव के लोग सिरचन को बेगार समझते थे मेरे प्यारे। अगला, पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? ऐसी टोली, ब्राह्मण टोली ना। देखो नाम ही में चौधरी लगा, यानी ये ब्राह्मण टोली के थे। कौन टोली के थे? ब्राह्मण टोली के थे। याद रखोगे। पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? ब्राह्मण टोली के। अगर तुमने कहानी अच्छे से पढ़े ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे तुम, ये तो तय है भैया। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? माँ से। किसे पूछते थे? माँ से। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक अपनी माँ से पूछ लेता ना, माँ सिरचन को बुला ले। ठीक ना। अगला, ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त है? झाड़ू देने में, बर्तन धोने में, चावल साफ करने में, पकवान बनाने में। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? पकवान बनाने में। माँ किस में व्यस्त है? पकवान बनाने में। अगला, मानव स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी? मुहर छाप वाली धोती का। किसका? मुहर छाप वाली धोती का। सिरचन को लोग क्या समझते हैं? चटोर। क्या? चटोर। ठेस कहानी में कहा कि लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? मिथिलांचल का। कहा भैया? मिथिलांचल का वर्णन है। ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का नाम बताओ। रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य शिव पूजन सहाय, हरीश्वर नाथ रेणु और वंशीधर श्रीवास्तव। एक बार मुझे बताओ इसका लेखक कौन है?
एक बार मुझे बताओ इसका लेखक कौन है? क्या याद रखोगे? ठेस कहानी का लेखक, ठेस कहानी का लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु याद रखना, सब बच्चे इसे याद रखना, ठीक ना। अधूरी चीख के में कौन रंग छींट का झालर लगाने लगे? अधूरी चीख में कौन रंगीन छींट का झालर लगाने लगे? ऑप्शन है बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी, माँ। एक बार बताया जाए इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना, अधूरी चीख में कौन रंगीन छींट की झालर लगाने लगे? तो बड़ी भाभी लगाने लगे। कौन? बड़ी भाभी लगाने लगी थी, याद रखोगे। किस लेखक को लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार कहा गया है? तो लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु को कहा गया। इसको याद कर लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो मेरे साथ, याद करो। तो लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। एक बार मेरे साथ और बोलो, एक बार और बोलो। और लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। एक बार और पढ़ो, लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। ये 100% ये सवाल आएगा एग्जाम इस बार। अगला, मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतल पाटी मां ने दी थी? बड़ी भाभी के हाथ, सिरचन के हाथ की, पंचानंद चौधरी के हाथ की, चाची के हाथ की। एक बार मुझे बताओगे इसका आंसर क्या होगा? ए बउआ याद रखना, सिरचन के हाथ। किसके हाथ के? सिरचन के हाथ की। सिरचन रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा? चादर, साड़ी, धोती, चीक। क्या बुनने के लिए बैठा था? चीक बुनने के लिए बैठा था। क्या बुनने के लिए बैठा था? चीक, याद रखना। मंजली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोल करके बांटती है, या किसने कहा था? ये कहा था सिरचन ने। किसने कहा था? सिरचन ने कहा था। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना का नाम बताओ। ठेस। सिरचन को मोहर छाप वाली धातु का दाम निकालकर कौन देने लगा? मानू। कौन देने लगा? मानू। पनियाई शब्द का अर्थ क्या होता है? चिकनी, ललचाई, पतली, मुलायम। पनियाई का मतलब होता है ललचाई। पनियाई का मतलब क्या होता है? ललचाई। याद रखोगे। 31 का बी नंबर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये तो समझ ही गए। ललचाई और सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बल्कि क्या समझते थे? बेगार समझते थे। क्या समझते थे? बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे सिरचन को। ठीक ना बउआ? याद करना, जो अंत तक जुड़ा रहेगा वो एग्जाम में अच्छा करके आएगा। अगला क्वेश्चन, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही? ये पंक्ति कही थी अशोक ने। किसने कहा था? अशोक ने। कलिंग किससे संबंधित है? अशोक से, रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से। अच्छा, कलिंग तो पद्मा से संबंधित है। किससे भैया? पद्मा, क्योंकि पद्मा कलिंग महाराज की राजकुमारी थी, बेटी थी। याद रखोगे। दूका बी, दूका बी। कोई दिक्कत? अगला, 4 साल चला। 4 साल क्या चला था? कलिंग का युद्ध कितने साल? 4 साल चला था। कभी पूछ देगा कलिंग का युद्ध कितने साल चला? 4 साल। 4 साल चला था कलिंग का युद्ध। तो क्वेश्चन को आंसर, आंसर को क्वेश्चन बना दिया जाता है। सैनिक को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था? सैनिक को तलवार, सुनोगे, सैनिक को तलवार फेंकने, सुनोगे, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था? अशोक ने। किसने दिया था? अशोक ने दिया था। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था? अशोक ने दिया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन चले, कल किस पे निबंध आ सकता है? बहुत कुछ पे आ सकता है। आप दे दिए हैं, ये सामने भेजा हुआ था ग्रुप में, देख लोगे। अच्छा, पद्मा का संबंध बक्सर की लड़ाई से, 1957 की क्रांति से, कलिंग के युद्ध से, है ना? कलिंग के युद्ध से। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? कलिंग का जब दुर्ग खुलता है, दरवाजा खुलता है, तो स्त्रियों की सेना आती है। कलिंग महाराज की कन्या का नाम बताओ। कलिंग महाराज की कन्या का नाम था पद्मा। क्या नाम था? पद्मा, याद रखना। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? हमने बताया था, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, और हाथ में लेकर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। अस्त्र जैसे धनुष, धनुष को फेंक करके चलाइएगा, अस्त्र है, ठीक है ना? अच्छा, शस्त्र, शस्त्र मतलब हाथ, जैसे तलवार, तलवार क्या है? ये शस्त्र है, ठीक है ना? अगला,
बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? अशोक ने कहा था। बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा था? अशोक ने कहा था। याद रखना भैया, बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? अशोक ने कहा। अगला क्वेश्चन, स्वयं पकड़ में आना। स्वयं पकड़ में आने का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। स्वयं पकड़ में आने का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण करना। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा था? ये अशोक ने कहा था। किसने कहा था? अशोक ने। याद करोगे? सर कनी मैथिली में बजियो ना, जे नहीं बजा मैथिली मन करे है कन पकड़ के ऐठली। अर्थ जे नहीं बतावे आंसर मन करे है ओकरा द के कुछ कुछ दूं। मतलब अशोक का शस्त्र त्याग। 63 पाठ में किसने कहा? जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा। ये तो अशोक ने कहा था। सम्राट अशोक ने कहा था। शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? जब शस्त्र त्याग कर दिया तो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन धर्म को? बौद्ध धर्म को। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? अशोक। क्या है? आर्यभट्ट है, अतीश दीपंकर है, शांति शांति रक्षित है, हरिभद्र है। अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। याद रखोगे? याद रखोगे? अतीश दीपंकर। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? मधुबनी, पाटलिपुत्र? नहीं 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 नहीं, कलिंग। कलिंग को नहीं जीता जा सका। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का क्या नाम है? शंकर शैलेंद्र, हरीश्वर नाथ रेणु, बंशीधर श्रीवास्तव, कामता प्रसाद सिंह काम। बताओ ऑप्शन क्या होगा? कौन सा आंसर सही होगा? याद रखा, वंशीधर श्रीवास्तव। कौन है अशोक के लेखक? वंशीधर श्रीवास्तव। हमने सही कहा। भैया आपका बर्थडे आज क्या है रे? इतना जल्दी मेरा बर्थडे बनाएगा? ना ना भाई, मेरा बर्थडे नहीं है आज। चलो 16 का समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? आगे, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण कर लिए? भैया पीला वस्त्र। कैसा धारण? पीला वस्त्र धारण कर लिए। अशोक और सभी सरदार कैसा वस्त्र धारण कर लिए भैया? पीला वस्त्र धारण कर लिए थे। क्लियर है ना? मुझे अपने पिता का बदला लेना, या किसने कहा था? पिता का बदला पद्मा को लेना था। किसको लेना था? पद्मा को। पद्मा ने कहा था कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अगला, दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन है? कौन? अच्छा, दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन है? उनका पुत्र, उनका सेनापति, उनका दरबारी, उनका भाई। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कौन? उनका सेनापति आता है। कौन आता है? सेनापति। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया? अहिंसा के महत्व। किसके महत्व पर? अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? देखो क्वेश्चन आ गया ना, 4 साल के बाद। 4 साल युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता गया। महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है। कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, या किसने कहा था? सैनिक ने, संवाददाता ने, गुप्तचर ने, द्वारपाल ने कहा था। एक बार मुझे बताया जाए तो याद रखना, संवाददाता। संवाद लाने वाले को क्या कहते हैं? संवाददाता। संवाद लाने वाले को क्या कहते हैं? संवाददाता। याद रखोगे? अगला क्वेश्चन, किसे किसे अपने पिता का बदला लेना है? अपने पिता का बदला लेना है पद्मा को। अपने पिता का बदला लेना है पद्मा को। हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? 4 साल से युद्ध हो रहा है ना? मैं तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आई हूं, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूं। या किसने कहा था? या पद्मा ने कहा था। किसने कहा था? पद्मा ने कहा था। क्या बोलो बालक, क्या दिक्कत है? इस बालक को क्या दिक्कत है? अगला क्या है? 27, कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यह समाचार कौन लाया था? संवाददाता लाया था। कौन लाया था? संवाददाता लाया था। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए नहीं, तो ये कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, तो ये संवाद तो गुप्तचर लाया था। और गुप्तचर को ये बताया किस गुप्तचर ने किसको बताया? संवाददाता को बताया। तो कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, ये गुप्तचर संदेश लाया, संवाददाता को पता चला, संवाददाता लेकर गया किसके पास?
महाराज के पास ले गया। ठीक है, तो कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए या संदेश गुप्तचर लाए थे। साक्षात शब्द का अर्थ क्या होता है? निश्चय, सामने, पराधीन, त्याग। बताओ, साक्षात शब्द का अर्थ होता है भैया सामने, कहते साक्षात प्रकट हो गए, यानी सामने आ गए। क्या आ गए? सामने आ गए। चले आगे भैया, ये क्या है? अरे भैया ये क्या है? ये क्या चल रही है? रुक जाओ, हमारे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? आने दो, रुक जाओ। अरे भाई बताओ, ये रुक जाओ, ये लैग कर गया, हैंग कर गया। एक बार फिर से लाते हैं हम, क्या कोई दिक्कत? एक बार फिर से लाते हैं सारे क्वेश्चन, रुक जाओ। गड़बड़ा गया, सारे क्वेश्चन को फिर से लाते हैं, रुक जाओ। मैं सुनियो अमर विपतिया हम कनार बहन। एक मिनट बाबू, एक मिनट भैया। चलो, हम लोग कहाँ थे? सिरचर वाला हो गया था, दूसरे दिन ही कौन था ये सब तो हो गया था, ये हो गया था ना? हाँ ये हो गया था। अगला, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ, जल्दी बताओ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में। जल्दी मुझे बताया जाए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ। कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक ना? शहरों को शेरों को जिम करवा दीजिए। सबका मैथ का एग्जाम कैसा गया भैया? मस्त गया होगा। आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो आप जा सकते हैं, हम आपको रोके थोड़ी है, हम पढ़ाने के लिए थोड़े, हम पढ़ाते कहाँ हैं? किसने कहा कि हम पढ़ाते हैं? ना ना ना, हम नहीं पढ़ाते। हम पढ़ा रहे हैं जी, नहीं, हम ऑब्जेक्टिव रिवीजन करवा रहे हैं। और वो ऑब्जेक्टिव यानी हम भी टिक मार रहे हैं, तुम भी टिक मार रहे हो। पढ़ाई तो चल ही नहीं रही है, यहाँ पढ़ाई चल ही नहीं रही। क्या तुम ही लोग बताओ, पढ़ाई चल रही है क्या? एक बार तुम लोग मुझे बताओ, क्या यहाँ पढ़ाई चल रही है? नहीं ना चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है। ए भाई सुन, ए भाई सुनना, सुनना सुनना, इसका आंसर बताएगा। वकील साहब क्या है? ईर्ष्यालु है। वकील साहब क्या है? ईर्ष्यालु है। निंदा क्या है? निंदा क्या है? ईर्ष्या की माँ है, बिल्कुल नहीं। ईर्ष्या की छोटी बेटी, बिल्कुल नहीं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी है वाला। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। अगला, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है? उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार नहीं। रामधारी सिंह दिनकर मूल रूप से तो कवि है। यार ये तो बाजार की मक्खियां है जो आकलन हमारे चारों तरफ बिन बिनाया करती है। यह पंक्ति किसकी है? मौत से तुंग की? बिल्कुल नहीं। लेनिन की? ना 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 ना, नीत्शे ने कहा था। किसने कहा था? नीत्शे ने। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ के लेखक का नाम बताया जाए। ईर्ष्या तू ना गई मेरे, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है भैया। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला, लेखक के अनुसार निंदा की माँ कौन है? निंदा की माँ तो ईर्ष्या है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा हुआ। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, जिसके प्रति उसका जन्म होता है। नहीं बताओ, जिसके प्रति जन्म होगा या जिसके हृदय में जन्म होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा भैया? ईर्ष्या उसी को जलाएगा जिसमें वो जन्म लेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर ना? अच्छा, ईर्ष्या को क्या कहा गया? प्रतिष्ठा, अभिशाप, प्रशंसा, अनोखा वरदान। ईर्ष्या एक अनोखा वरदान है। ईर्ष्या एक क्या है? अनोखा वरदान है, याद रखोगे। ईर्ष्या क्या है? अनोखा वरदान है। ठीक है ना? चलिए अगला बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है?
देखो रामधारी सिंह दिनकर के नाम से सुना है ना। ऑप्शन देखो, बिहार बोर्ड कभी कभी पगला जाता है, आज भी पगलाया था एगो क्वेश्चन, हम देख लेते हैं ना। नेपोलियन किससे स्पर्धा करता है? नेपोलियन किससे स्पर्धा करता है? आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है, राम है मेरा नाम। नेपोलियन किससे स्पर्धा करता है? रसेल से, सीजर से, मोदी से। अरे भैया मोदी से नेपोलियन करेगा? नेपोलियन कब गया मरा? और ये कह रहा मोदी से, इमरान से। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? किससे करेगा? सीजर से करता है। नेपोलियन सीजर से स्पर्धा। हमें नहीं होना चाहिए क्या दयालु? बिल्कुल नहीं, दयालु होना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? बोले तो मेरा नाम है राम। ईर्ष्या का, हमें नहीं होना चाहिए, ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या का संबंध होता है समानता से, बिल्कुल नहीं, अधीनता से नहीं, प्रतिद्वंदता से। किससे होता है ईर्ष्या का संबंध? प्रतिद्वंदता से होता है। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, किसने कहा? नीत्शे ने कहा था, याद रखना। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, शीर्षक पाठ में कहा गया। जिसे कोई प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया, उसे बेचने, उस बेचारे की जिंदगी ही क्या हो जाती है? बदल जाती है। उन्नत हो जाती है, खुशी नहीं, खराब हो जाती। क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। आपके मन में अगर ईर्ष्या आ गई तो आपकी जिंदगी क्या होगी? खराब हो जाएगी। अगला, सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किससे मिलती है? ये मिलती है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या हो सकता है? गरीबी, झूठ बोलना, अमीरी, सद्गुणों का ह्रास। सद्गुण आपके अंदर अच्छे गुण नहीं है बच्चा, आपके अंदर अच्छे गुण नहीं है, आपके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है। आप क्या, आपका व्यक्तित्व, आपकी गरिमा सब नष्ट हो जाएगी। याद रखोगे? 18 का डी नंबर, 18 का डी नंबर याद रखना। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? बताओ। अपने से ऊंचे से, अपने से प्रतिद्वंदी से। किससे होता है? प्रतिद्वंदी से होता है। ईर्ष्या का संबंध होता है प्रतिद्वंदी से, बालक याद रखोगे। अगला, ईर्ष्या तो ना गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर ध्वंस के दाग को कौन भोगता है? कृपालु व्यक्ति नहीं, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति। कौन भोगता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति। किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है? कलेजा जलता है, बताओगे? उसके विभव की वृद्धि से कौन तरक्की कर रहा है तो उस तरक्की को देखकर वकील साहब का कलेजा चल रहा है? बीमा एजेंट। कौन भैया? बीमा एजेंट। चिता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता कहते हैं। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता। चिंता यानी चिता। पानी पीने का तो मन है बट पानी है नहीं, क्या करें? कोई बात नहीं, बिना पानी रह सकते हैं, बट बिना पानी पिए रह सकते हैं 1 घंटा। चलो, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर का दाहिनी ओर कौन रहते हैं? देखो यहाँ पे है लिखा, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिनी ओर कौन रहते हैं, ऐसी करके है। मतलब लेखक रामधारी सिंह दिनकर के दाहिनी ओर, घर के दाहिनी ओर कौन रहते हैं? बताओगे जल्दी से मुझे? बताओ तो एक बार, कौन रहते हैं भैया? वकील साहब रहते हैं, वकील साहब रहते हैं। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से किस पर टिप्पणी कर दी है? देश पर, राज्य पर नहीं, रोजमर्रा के व्यवहारों, रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी करती है। याद रखोगे। अगला, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहता है? बीमा एजेंट। वकील साहब के बगल में कौन रहता है? बीमा एजेंट रहता है। सर आज लेट क्यों हो गया? आप लोग ना, एक्चुअली लेट होने का कारण ये है कि सेकेंड सिटिंग में जो बच्चे लोग एग्जाम दे करके आते हैं तो थोड़ा सा, मान लो 5, 5:15 बजे एग्जाम की छुट्टी होती है, आते आते 6 बज जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करने देना चाहिए ना, इसलिए लेट हो गया। अगला, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये किसने कहा था? ये कहा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुम भलाई की हो। अगर आपने किसी की भलाई की है तो सबसे ज्यादा बुराई वही करेगा आपका। क्लियर ना? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत ये नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ा जाए भैया, आगे बढ़ा जाए। आगे, काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तर्क भरक भी मेरी हुई होती। ये किसने कहा था भैया? नहीं, इस चिंता में कौन भूने जा रहे हैं?
ये तो वकील साहब खुद नहीं भुने जा रहे। वकील साहब, किसके घर के सामने एक वकील रहते हैं? तो किसके घर के सामने? लेखक रामधारी सिंह दिनकर के सामने वकील रहते हैं। अगला, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदी से होता है क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो क्या होता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या होता है? निंदक होता है। वो हमेशा दूसरे का निंदा करेगा। वो हमेशा दूसरे का क्या करेगा? निंदा करेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा दूसरे का निंदा करता है। याद रखोगे। अगला, मनुष्य के मौलिक गुणों को कौन कुंठित कर डालती है? ईर्ष्या। कौन? वो कुंठित मतलब खराब कर देता है। ईर्ष्या। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यात्रा विधा? बिल्कुल नहीं। उपन्यास, निबंध, कहानी? मुझे बताया जाए यह कौन सी विधा है, तो याद रखना यह निबंध है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये क्या है? निबंध है भैया। हरास, हरास मतलब कमी, गिरावट। हरास शब्द का अर्थ क्या होता है? गिरावट। कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र हैं? समाज के दया के पात्र कौन से मनुष्य होते हैं? निकम्मा? बिल्कुल नहीं, निकम्मा का कोई जगह नहीं है समाज में। चिंतादग्ध मनुष्य, कर्मशील मनुष्य, धार्मिक मनुष्य। मेरे भाई एक बार याद रखना, चिंतादग्ध मनुष्य जिसको कोई चिंता नहीं है, नहीं, चिंतादग्ध मनुष्य। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम बताओ। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। निंदा। अभिषेक भाई देख लो इधर। अभिषेक भाई कर लो जल्दी जल्दी, आगे आ जाओ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य का नाम बताओ। ऑप्शन सूर्यभद्र, हरिभद्र, आर्यभट्ट, धर्मपाल। तो मेरे हिसाब से होने चाहिए हरिभद्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य हरिभद्र। विक्रमशिला में पुरातत्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा की किसकी प्रतिमा प्राप्ति हुई? भगवान महावीर, भगवान कृष्णा, भगवान बुद्ध, भगवान शंकर की। तो मेरे हिसाब से भैया भगवान शंकर की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। सही है ना? हाँ। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? 4, 5, 6, 7? बताओ कितने थे? 6 विश्वविद्यालय, 6 महाविद्यालय थे। कितने थे? 6। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? बताओ तो किस शताब्दी? 8वीं, 12वीं, 7वीं, 16वीं? बताओगे? इसका आंसर क्या होगा? 8वीं शताब्दी। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी। अगला, आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? खगोल विद्या, धनुर्विद्या, भूतत्व विद्या, वाद्य विद्या? एक बार मुझे बताया जाए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना, खगोल विद्या में। कौन विद्या में? खगोल विद्या में। क्लियर है ना? सर पोल, पोल नहीं हुआ। अब सिस्टम पे जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सॉरी। अब सिस्टम इसके अंदर कैद है। 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? ये थे विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय में ना, विक्रम विश्वविद्यालय में। भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांत से परिचित कराते थे? दास, पुत्रवत मानकर, आम आदमी मानकर, अनुज मानकर? पुत्रवत मान करके। क्या मान करके? पुत्रवत मान करके परिचित करवाते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्कों के आक्रमण से इसका सर्वनाश हो गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राजा विक्रमादित्य, राजा रतन सेन, राजा भोज, राजा धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? राजा धर्मपाल ने। विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था? राजा धर्मपाल ने किया था। पंकज, पंकज करीब पानी लाते रहे हो। थोड़ा पानी लाओ कहीं से, प्यास लग गया बड़ी जोर से। नहीं अभी और करना है। थोड़ा पानी लेके आओ। हाँ सर, आप कौन सी जिला से? हम मधुबनी जिला से हैं सर। आई बिलोंग टू मधुबनी डियर। चलो आगे बढ़े, प्रिय आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। 1 मिनट का समय देना, 1 मिनट का समय देना, ठीक ना? आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाए।
चलो, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? मध्यकाल, बौद्ध काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल। एक बार बताया जाए इसका आंसर क्या होगा? 10 का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। बौद्ध काल में। किस काल में हुआ है? बौद्ध काल में। प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था कौन? वैशाली, मुंगेर, भागलपुर, मगध। प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था वैशाली, मुंगेर, भागलपुर, मगध। एक बार बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भागलपुर। क्या होगा? भागलपुर। 11 का सी। 11 का सी। मधुबनी में कथा से, मधुबनी में कैटोला चौक जनिष्य, समवार मधुबनी मेडिकल कॉलेज, मधुबनी मेडिकल कॉलेज जनिष्य उतई से। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ल जाए। अच्छा, 11 का हमने क्या बताया? सी। कोई दिक्कत? आ गया हो। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा मिली है? पद्मनी एवं मैत्रेय के, पद्मनी एवं मैत्रेय की प्रतिमा मिलने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त होते हैं? आचार्य, चिकित्सक, योगाचार्य, महात्मा। तो इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा? इसका आंसर होगा आचार्य। कौन नियुक्त होते हैं? आचार्य। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई के से प्राप्त एक सील की सत्यापन किससे किया गया? मूर्ति से, वीरवरज से, गौतम बुद्ध से, महावीर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा वीरवरज से। किससे होगा? वीरवरज से। क्लियर है ना? हाँ हाँ, लड़ेगा भाई, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बैंक से करवा रहे हैं, आएगा ये क्वेश्चन। और इससे तुम्हारा प्रैक्टिस होता है। तुमने अगर ढंग से पढ़े है ना और ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन तुम बना करके आ जाओगे। ठीक है ना? ठीक। चलो, बाय बाय, जाइए आप जाइए। विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? 500, 1000, 1500, 2000। बताओ विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? तो विक्रमशिला में भैया याद रखना है 1000 अध्यापक रहते थे। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? हरिभद्र ने, अतीश दीपंकर ने, शांति रक्षित ने, धर्मपाल ने। तो इसका आंसर याद रखना है, लामा संप्रदाय की शुरुआत की थी अतीश दीपंकर ने। सानिध्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सामने, संपन्न, उत्तम, निकट। तो सानिध्य शब्द का अर्थ होता है मेरे भैया निकट। सानिध्य का अर्थ क्या होता है? निकट। सानिध्य शब्द का समझ गए, निकट होता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए कहाँ रहना पड़ता है? राजवर्ग में, भिक्षु वर्ग में, द्वारपाल वर्ग में, इनमें से कुछ नहीं। भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता है। कहाँ रहना पड़ता है? भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता है। अगला, बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय था? तो आप कह सकते हो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट है। विक्रम नामक यक्ष को दमित कर विहार बनाने के कारण किस विश्वविद्यालय का नामांकन हुआ था? विक्रमशिला का। किसका? विक्रमशिला का। याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, भागलपुर जिला के किस गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना है? नाथनगर, सबौर, अतिंचक, शाहकुंड। तो इसका आंसर याद रखोगे भैया। क्या याद रखोगे सब आदमी? अतिंचक में। कौन गांव में? अतिंचक में। और अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम क्या था? अध्यापन का माध्यम था संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। याद रखोगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाए। संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे, किस महापुरुष से मिली? बापू से। 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है? संजू। 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है? संजू। संजू पिकनिक मनाने के लिए कब गई? 3 जनवरी 1997। 3 जनवरी 1997 में वो पिकनिक मनाने के लिए गई थी। क्या हमने सही कहा या गलत कहा? सही कहा भैया। किताबें पढ़ने का शौक किसे है? संजू को किताबें पढ़ने का शौक है। क्लियर है ना? अगला देखो, संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी? दीपा, शिखा, अकिंता, नीलू की शादी कर दी गई बचपन में। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वो किस महीने के थे? मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी। बताया जाए, संजू ने दीदी की डायरी पढ़े वो किस महीने के थे भैया? जल्दी बताओ किस महीने के थे? जनवरी महीने की। सत्य के प्रयोग पुस्तक का रचयिता कौन है? महात्मा गांधी। किस किताब पढ़ने, किसे किताब पढ़ने का शौक है? किसे किताब पढ़ने का शौक है? बताओ। किताब पढ़ने का शौक संजू को है। किसे? भैंस से दूध लेना या काशीदारी करवाना। किसने कहा? खरीदार ने, मालिक ने, नौकर ने, दही वाली ने। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा?
भैंस से दूध लेना या कचदारी करवाना, ये मालिक ने कहा था। किसने कहा था? मालिक ने कहा था। माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? दीदी, भैया, संजू, नीतू, जल्दी बताओ। तो माँ को जब मलेरिया हो गया था तो खाना भैया ने बनाया। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू की करिश्मे को देखकर संजू मचल गई? दीदी, बिमला, नीतू, अंजू। दीदी के जादू। किसके? दीदी के जादू। याद रखोगे। अगला, दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? पढ़ने का, लिखने का, पिकनिक का दिन था। कैसा दिन था? पिकनिक का दिन था। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? दीदी, माँ, दादी, भाभी से। दीदी से मिली थी। किससे मिली थी? दीदी से मिली थी। याद रखोगे? सारे बच्चे याद रखोगे? बहुत सुंदर। आगे गला सूख रहा है रे। दीदी की डायरी हिंदी गद्य की किस कौन सी विधा है? पुरानी विधा है, नई विधा है, प्राचीनतम विधा है, वैदिकालीन विधा है? तो मेरे हिसाब से भैया क्या होना चाहिए? या पहले अपने हिसाब से बताओ। मेरे हिसाब से तो भैया बी होना चाहिए। ये नई विधा है। संजू स्वभाव की कैसी थी? हंसमुख थी। संजू स्वभाव की हंसमुख। किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, दिखा दो ना दीदी? संजू ने कहा। स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी? चटपटी पुस्तक की। कैसी? चटपटी पुस्तक की तलाश रहती थी। याद रखना। तो चार नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? जापानी लड़की की कहानी है। किसकी कहानी है? जापानी लड़की की। संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है? कपड़ा, मिठाई, पुस्तक, कलम। पुस्तक मिलता है। क्या मिलता है? पुस्तक। याद रखोगे? याद रखोगे सब? अगला, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 97 को कौन सा दिन था? रविवार होगा ना। रविवारों को तो पिकनिक पे जाएगा। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती है? साइदा, नीलू, मंजू, विमला। बताइए भैया। मंजू बैठी रहती है चुपचाप। कौन बैठी रहती है? मंजू। निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती है? किसकी दीदी डायरी लिखती थी? संजू की दीदी डायरी लिखती थी। क्लियर है ना? दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किसे मलेरिया है? माँ को मलेरिया है। तो चार किसका नाम है? एक जापानी लड़की का नाम है। बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक। या किसने कहा? माँ ने, दादी ने, दादी माँ ने, चाची ने, नानी ने? एक बार बताया जाए, या किसने कहा था? तो भैया ये कहा था दादी माँ ने। किसने कहा था? दादी माँ ने। बिटिया आज स्कूल नहीं जाओ, ये किसने कहा था? दादी माँ ने। चलिए बउआ, अगर आ जाते हैं ना, कहीं पे जाते हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं, आप लोग के लिए ना, क्लास के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन। बहुत लिमिटेड टाइम रहता है। चलिए तो नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लाओ ना, तुम लोग भी पियो, मैं भी पिलाओ। लो, मेरे लिए चाय लेना। पीने का तो मन नहीं है, बट मजबूरन पीना पड़ेगा। पी लेगा। लो, खुला है नहीं, सारी बड़ी है। लेके आओ, जाओ मजेदार चाय लेके आओ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राम भैया, राम राम राम। लेके आओ ना, अच्छा वाला मटका वाला लेके आओ। अच्छा, तरासना शब्द का अर्थ क्या होता है? तरासना का अर्थ होता है आकार देना। तरासना का अर्थ क्या होता है? आकार देना। निम्न में कौन शीर्षक पाठ कविता नहीं है? कविता कौन नहीं है? कर्मवीर कविता है, सुदामा चरित्र कविता है, दीदी की डायरी कविता है। 4 जनवरी 97 दिन रविवार, इस दिन माँ ने क्या बनाया? हलवा, पकौड़ा, खीर, चाट। बताओ क्या बनाई थी माँ ने? माँ ने क्या बनाई थी? माँ ने बनाई थी चाट। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 7, 10, 9, 8। बताओ किस किस कक्षा में पढ़ती है? वो कक्षा 8 में पढ़ती है। कक्षा 8 में पढ़ती है। सर आप टकला में टोपी क्यों पहने हो? हमें ठंडा लग रही है अपनी, बहुत ठंडा लग रही है। टकला में टोपी कौन पहनता? सर लोग सर में टोपी पहनता है। आचार्य शिव पूजन साई द्वारा रचित पाठ पढ़ाओ। बताओ आचार्य शिव पूजन साई द्वारा रचित पाठ है खेमा, दीनबंधु निराला, विक्रमशिला, बच्ची की दुआ। बताओ इसका आंसर क्या होगा? याद रखोगे? दीन बिंदु निराला। शिव पूजन साई के द्वारा दीन बंधु निराला है। दीन बंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है निराला के नाम के साथ, दीन बंधु निराला। ठीक है ना? दीन बंधु निराला पाठ की विधा क्या है? कविता, निबंध, कहानी, रेखा चित्र। बताओ जल्दी से।
तो भैया मेरे हिसाब से ये रेखा रेखा नहीं निबंध है। दिन बिंदु निराला क्या है? निबंध है। क्लियर ना? हाँ। कलकत्ता क्या है? कलकत्ता क्या है? महानगर। कलकत्ता क्या है? महानगर है। इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? कल्पत्रु। कल्पत्रु कल्पत्रु पता नहीं। दमकती दारिम दशनावली किस पाठ से संबंधित है? दीनबंधु निराला से। भागवत विभूतियां किन्हें खूब मिली है? निराला जी को बहुत मिली है। कोलकाता में है मीनाक्षी मंदिर, स्वर्ण मंदिर, बेलूर मठ, अमरनाथ गुफा। बताओ क्या है भैया? क्या है बताओगे? याद रखना बेलूर मठ है। कोलकाता में क्या है? बेलूर मठ है। दीपक बउआ दीपक पढ़ा ना। याचकों के लिए कौन कल्पत्रु थे? प्रेमचंद निराला। कौन थे? निराला। याचकों के लिए कौन कल्पत्रु थे? निराला थे। अच्छा, यथा कथा है यथा नियुक्ति अस्मि तथा करोमि को किसे चरितार्थ किया गया? दीनबंधु निराला। किसको किया गया? दीनबंधु निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनुच्छेद पहलू का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया? ईदगाह में, हौसले की उड़ान में, विक्रमशिला, दीनबंधु निराला में किया गया। दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? आप बताइए जल्दी से। आचार्य शिव पूजन सहाय। कौन है भैया? आचार्य शिव पूजन सहाय हैं। सुजीत कुमार सर मेरा बात नहीं सुनते क्या? सुनाइए। सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आपने तैयार नहीं किया है क्या? अरे इसके सब्जेक्टिव के लिए आपने कहानी पढ़े तो आंसर तो दे सकते हैं। हिंदी है भाई, कितने आसान है। और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ग्रुप में डाले हैं। किनके पास धन अतिथि के समान अल्पावधि तक टिकता नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पास। ये ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे? निराला जी जाया करते थे। भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? दीनों का सच्चा बंधु होना। क्या है भैया? दीनों का सच्चा बंधु होना भगवान को खुश करने का सबसे बेहतर उपाय। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस महाकवि की जीवनी है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी है। कौन बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते हैं? वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शब्दास्त्र संधान करते समय कौन उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते हैं? वही दीनबंधु निराला। कौन होते हैं? दीनबंधु निराला। आ जाओ अगला खेमा। अगला किसमें आ गए हम लोग? खेमा में आ गए। खेमा करोगे? चलो फटाफट खेमा की कहानी सुनते हैं हम। खेमा के बारे में जानते हैं। खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में कौन है? एक बाल मजदूरी है। क्या है भैया? बाल मजदूरी। खेमा कितने वर्ष का दिखता है भैया? 7 से 8 वर्ष, 9 से 10 वर्ष, 8 से 9 वर्ष। जल्दी मुझे बताना। खेमा जो है ना, खेमा 8 से 9 वर्ष का लड़का दिखता है। कितने वर्ष का है? 8 से 9 वर्ष का लड़का दिखता है। ठीक है ना? किस कारण खेमा की पिटाई की गई? टेबल ना साफ होने, बर्तन ना साफ होने, चाय ना पहुंचाने पर। इनमें से कोई नहीं। खेमा की पिटाई की गई थी जब बर्तन साफ नहीं हुआ था। खेमा के पिता ने भरण पोषण के लिए, दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटे को बेच दिया? बताओ कितने बेटे को बेच दिया? 4 बेटे को बेच दिया। कितने बेटे को? 4 बेटे को। बसंत सर आप हायागढ़ जगदीशपुर आइएगा। नहीं आ पाएंगे बाबू, सॉरी नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे बाबू, सॉरी। चलो अगला। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे। किसने कहा? खेमा के पिता ने कहा। नियति का अर्थ क्या होता है? नियम, खजाना, भाग्य। नियति का अर्थ क्या होता है? भाग्य। मुक्ता काशी होटल के मालिक का नाम क्या था? कसारा। मुक्ता काशी होटल के मालिक का नाम कसारा। बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है? बाल मजदूरी पर आधारित कहानी खेमा है। क्या है भैया? खेमा। ग्राहकों को चाय कौन देता है? ग्राहकों को चाय कौन देता है? कसारा, अध्यापक, खेमा, लेखक। तो ग्राहकों को चाय कौन देता है? एक बार मुझे बताया जाए तो मेरे हिसाब से ग्राहकों का चाय देता है खेमा। इसमें से बहुत क्वेश्चन इस बार पूछेगा। मुक्ता काशी होटल के छिका में कितने गिलास रखे हुए हैं? 2 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 8 से 10। जल्दी मुझे बताओ मुक्ता काशी होटल में कितने गिलास रखे गए हैं? मैंने छीके में कितने गिलास? तो 8 से 10 गिलास। खेमा की लंबाई क्या थी? लगभग 3.5 फुट, लगभग 5.5 फुट, लगभग 6 फुट, लगभग 4.5 फुट। खेमा की लंबाई मेरे भाई याद रखना 3.5 फुट।
कितने? 3.5 फुट। क्या कह रहे हैं बालक? सर राधे श्याम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सुपौल आइएगा सर। ए भैया कितने दूर दूर है ना। सर आपका शादी हो गया है क्या? क्यों? यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि रामकरण भैया का शादी किनके साथ हुआ। रामकरण भैया का शादी हुआ या नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी आएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ, आगे बढ़े। अच्छा बताओ, कसारा से बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंचता है? खेमा लेखक के पास पहुंचता है, कसारा के बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा? 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 6 घंटे? जल्दी मुझे बताना क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आधे घंटे। क्या होंगे? आधे घंटे बाद। अगला, मुक्ता काशी होटल के मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया था? खेमा को लाया था। खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय चाय कौन बनाता है? कसारा बनाता है। कौन बनाता है चाय? चाय बनाने का काम कसारा का, देने का काम खेमा का। क्लियर ना? क्या सर, क्या पूछ रहे हैं आप? आजाद भाई क्या पूछ रहे हो? मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो ना काका। मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो ना काका। किसने कहा था? बताओ, क्या बात किसने कहा था? क्या बात किसने कहा था? ये खेमा ने कहा था। किसने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटे को बेच दिया? खेमा के पिता ने, खेमा के माता पिता। खेमा शीर्षक पाठ में होटल का क्या नाम था? मुक्ता काशी होटल। याद रहेगा। अगला, अभी रात रख दूंगा चप्पल सिर पे, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। किसने कहा था? कसारा ने कहा था। खेमा शीर्षक पाठ में बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल किस स्थान पर थे? 2 मुहाने पर, चौराहे पर, विद्यालय के पास, गली के नुक्कड़ के पास। गली के नुक्कड़ पर थे। ठीक है ना? 19 का डी। अगला, पायदान शब्द का अर्थ बताओ। पायदान उपस्थिति, उपयोगी, प्रतिष्ठा। अच्छा, पायदान मतलब सीढ़ी होता है। वो क्या होता है? सीढ़ी। सर एक दिन में 500 नंबर कैसे लाए? मेरा नाम लीजिए, ओम प्रकाश है। अच्छा, एक दिन में 500 नंबर जादू से। आप क्या करो, एक दिन में 500 नंबर लाने के लिए एक और तरीके हैं। आप क्या करो, जितने आपके पास किताबें जो जो विषय के हैं, सारी किताब को लो, ले जाओ मिक्सचर में, मिक्सचर में एकदम पानी डाल करके उसका एकदम गारा बनाओ। क्या बनाओ? गारा। और उसको पी लो। पूरा ज्ञान आ गया अंदर। अब पूरा अंदर ज्ञान आ गया, एक दिन में 500 नंबर आ जाएंगे। हाँ, नीचे का नहीं दिख रहा, सीढ़ी होगा इसके अंदर। ठीक है ना? हाँ, आगे निम्नलिखित पाठ में निबंध बताओ। निबंध, बच्चे की दुआ, हौसले की उड़ान, पीपल, फेस। तो निम्नलिखित पाठ में निम्नलिखित पाठ में जो निबंध है वो बच्चे की दुआ, हौसले की उड़ान है। क्या भैया? हौसले की उड़ान है। निबंध का क्या नाम है? हौसले की उड़ान है। क्लियर है ना? चाय पियोगे? थक गए होगे कहीं। किन किन को चाय पीना है? चाय पीना है? आओ चाय पिलाते हैं। व्याकरण सुबह में हुआ, 5 सवा 5 बजे व्याकरण करवाएंगे। ठीक है ना? 5 सवा 5 बजे व्याकरण करवाएंगे सुबह में। ठीक है ना? सुबह में कोई बात नहीं, साइड रहने दो, फालतू लोगों से साइड रहे। चले आगे। चलो आगे। एगो बच्चा को, सर हमारा, सर अहाँ बहुत समझा के पढ़ावे पढ़ाई करवावे छी, हमरा बहुत अच्छा लागे अछि। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे, चलो आगे। आगे क्या लाइट, सॉरी डियर, इसकी थोड़ी लाइट कट गई, बॉर्डर थोड़ी डाउन हो गई।
सॉरी सॉरी सॉरी, बिकॉज आगे है आपस एक्चुअली देखो, आवाज फंस रही है, ठीक है सब कुछ। चल रहा है क्या? हमारा माइक ऑन नहीं था, बताओ। ये माइक हम फालतू का लगा हुआ है। है। चले बाबू, और देखो थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। क्या आ जाए भाई, क्या बताएं, इतना प्रॉब्लम होती है आज। हाँ, कुछ देख नहीं रहा है भाई, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा। कनेक्ट लेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। लाइट कट गई थी, सारी चीजें फंस गई है। इसको मैथिंग कैसे करेंगे भाई? बताओ। ठीक है, हम बाद में करते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। एक बार पहले पढ़ लेते हैं, बाद में देखते हैं इसको। अरे पूरी लाइट कट गई, पूरी लाइट कट गई भाई, पूरी लाइट कट गई, पूरी लाइट कट गई, पूरी लाइट कट गई थी। समस्याएं आती है तो बार बार, पता नहीं आज क्या चल रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है आज। चलो आ जाओ, चलिए शुरू करें। सॉरी सॉरी, साउंड ठीक है ना? साउंड ठीक है, एक बार बताओ तो। वीडियो क्वालिटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक बार बताना जल्दी। सब कुछ ठीक है? क्या सब कुछ ठीक है ना? हाँ। चलो एक बार हम चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे। मुझे लग रहा है क्या करूं, ठंड लग रहा है, आग जला लूं, कंबल ओढ़ लूं। कंबल ओढ़ लो। अगला। कहाँ पे थे हम लोग? कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, हम लोग ये पढ़ रहे थे। चलो चलो चलो, ठीक है। आ जाओ सब सब लाइव आ जाओ, बाद में देखेंगे क्या जो प्रॉब्लम चल रही है, बाद में देखेंगे, ठीक है ना? चलो। और अब जो बंद होगी ना क्लास, तो समझना क्लास अब सुबह में ही चलेगी, क्योंकि लाइट नहीं है, इन्वर्टर पूरी डाउन हो चुकी है, ठीक है ना? तो अगर क्लास बंद हो रही है, अगर इसके बाद अगर कट जाए तो समझना अब क्लास चलने वाली है नहीं, ठीक है ना? तो फिर सुबह में हम क्लास लेंगे 5 बजे, ठीक है ना? चलो। हाँ, आगे हम कहाँ थे? हेमा शीर्षक पाठ में होटल का क्या नाम था बता दिए, ये सब तो हो गया था ना? पायदान का अर्थ हो गया था। अच्छा, इस पे आ गए थे हम लोग, और यहीं पे हम लोगों ने बंद कर ली थी क्लास। चलो बताओ, निम्नलिखित पाठ में निबंध है, निबंध क्या है? निबंध क्या है? हौसले की उड़ान है। बिहार की बेटियां असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया है। इसमें भैया हौसले की उड़ान में, इसने हौसले की उड़ान में की है, ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो अगला। गुड़िया का घर किस जिले में है? रोहतास जिले में है। गुड़िया का घर किस जिले में है? रोहतास जिले में। गुड़िया का घर किस जिले में? रोहतास जिले में। कदम बड़ी होकर के बनना चाहती है। कदम बड़ी होकर के क्या बनना चाहती है? जल्दी मुझे बताओ। डॉक्टर बनना चाहती है। कदम बड़ी होकर के डॉक्टर बनना चाहती है। अगला। कदम किस जिले की रहने वाली है? कदम किस जिले की रहने वाली है?
कदम 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 नालन मुंगेर कैमूर बेगूसराय। कदम रहने वाली है मुंगेर की। सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सी स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान। नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों की जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई है? गुड़िया, सोनी, जैनम, कदम, जल्दी बताओ भैया। खड़ा हो गई थी कदम। जैनम आत्मरक्षार्थ लड़कियों के लिए आत्मरक्षा के नहीं आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? कराटे की। किसकी प्रशिक्षण कराटे की दे रही है। इसका कराटे की दे रही है, ठीक ना? हाँ, आगे देखो। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? बेटियों को लग गया है। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लगा? हमारी बेटियों को लग गया है। कदम किस जिले की निवासी है? रोहतास, मुंगेर, औरंगाबाद, पटना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कदम किस जिले की लड़की है? कदम मुंगेर की लड़की है। अब ये बता है उत्प्रेरण केंद्र बंद हो जाने के बाद गुड़िया ने अपना नामांकन कहाँ करवाया? गांव के स्कूल में, दूसरे गांव के स्कूल में, शहर के विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? गांव के स्कूल में। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई थी? कदम, सोनी, जैनब खान, इनमें से कोई नहीं। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओगे? इसका आंसर बताओगे? 1 मिनट बताओ इसका आंसर क्या होगा? सोनी। कौन गई थी? सोनी। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर कौन गई थी? सोनी गई थी, याद रखना। अगला, जैनम खानम की माता पिता का क्या नाम था? सफीना बेबी, फूल बेबी, अमीना बीबी, निगार बीबी। जल्दी बताना, जल्दी बताना। क्या रखोगे नाम? फूल बीबी। क्या नाम था? जैनम खानम की माता का क्या नाम था? फूल बीबी, याद रखना। साउंड तो ठीक है, साउंड ठीक है ना? ए लड़का, साउंड ठीक है? देखो तो, इतना अच्छा साउंड नहीं होगा भाई, ठीक है? देख लो, ठीक है ना? साउंड ठीक है भाई? हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? नागमा के, सीता के, रमा के, गुड़िया के। गुड़िया के माता पिता राजी नहीं थे। किसके? गुड़िया के। गुड़िया के माता पिता राजी नहीं थे। कदम अपनी उम्र की बच्चों से क्या है? अलग है, दूर है, नजदीक है, हसमुख है? अलग है। अपनी उम्र की लड़कियों से बिल्कुल ये अलग थी। अगला, कदम के पिता का नाम क्या है? नगेंद्र मांझी, जितेंद्र मांझी, सुरेंद्र मांझी और देवेंद्र मांझी। बताओ, कदम के पिता का नाम था जितेंद्र मांझी, ठीक है? शोषित वंचितों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? कटु, कठोर, मनोविचित, विषम। बताओ, ऐसा व्यवहार करना चाहिए बुआ? हमें मानवोचित व्यवहार करना चाहिए। मती गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी का क्या नाम था? नीलू, अंजू, सोनी, सीमा। सोनी नाम था ना? क्या नाम था? सोनी नाम था। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कौन अपनी उम्र की बच्चियों से बिल्कुल अलग है? जैनम जो है ना अपनी बच्चियों की उम्र, जैनम ना, सॉरी सॉरी, कदम। कदम जो है ना वो अपनी बच्चियों की उम्र से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना? हाँ, आपको किडनैप कर लेंगे और अकेले पढ़ेंगे ना भाई, ना भाई, मुझे किडनैप मत करना। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। 1952 ईस्वी में आम चुनाव में, आ जाए अगला क्वेश्चन, जल्दी मुझे बताना। 1952 ईस्वी में आम चुनाव में डैश से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा, मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा, दरभंगा के सिंधवाड़ा विधानसभा, सीतामढ़ी के सैदपुर विधानसभा से। बताओ इसमें कौन से, यानी किसमें विजय हुए थे? तो याद रखना, समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से जीते थे ना। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ है? बिहार राज्य में हुआ। सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? कर्पूरी ठाकुर। कौन बने थे? कर्पूरी ठाकुर, याद रखोगे? प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार करना, इंतजार यानी जी। अगला क्वेश्चन, पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए थे? बताओ तो, पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए थे? याद रखिएगा, 23 अक्टूबर 1943 को। पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार किए गए थे? और 23 अक्टूबर 1943 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951, 52, 53, 54। याद है ना? ये तो तुमने पढ़ा है, सिक्स में भी पढ़ा है। जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ। 1952 में।
कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने थे? ये बने थे 2 बार। कितनी बार बने थे भैया? 2 बार बने थे। कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए थे? दरभंगा जेल में गए थे। किस जेल में गए थे? दरभंगा जेल। कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया था, तब उनकी उम्र क्या थी? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। कितना उम्र हुआ था? 6 वर्ष। चलें आगे? हाँ, आगे चलें। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? उप मुख्यमंत्री कब बने? 1965, 70, 67, 1952। मुझे बताया जाए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताया जाए, याद रखना 1967 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिला के किस गांव में हुआ था? समस्तीपुर के किस गांव में? पितौंझिया गांव में। गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? दरभंगा जेल में ना। लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था? ओनली फॉर ऑफिसर अकेडमी, सचिवालय में लिखा था। किसने हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया था? कर्पूरी ठाकुर। कौन? कर्पूरी ठाकुर। अगला, अभी भारत माता परतंत्र की पीड़ा में करा रही है और मैं विधानसभा में मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह कथन किसका है? यह कथन जननायक कर्पूरी ठाकुर का है। मैसर शब्द का अर्थ क्या होता है? मैसर। मैसर शब्द का अर्थ क्या होता है भैया? याद रखना, उपलब्ध। मैसर शब्द का अर्थ क्या होता है? उपलब्ध होता है। मैसर शब्द का अर्थ क्या होता है? उपलब्ध होता है। ठीक है ना? अगला, अगला, कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से कब हटाया गया? कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से कब हटाया गया? याद रखिएगा, 12 अगस्त 1987। 12 अगस्त 1987। कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा में कुव्यवस्था के खिलाफ किसे संगठित करना शुरू किया था? कैदियों को, क्योंकि जेल में बंद कर दिया गया था। जेल में बंद कर दिया गया था, यानी कैदियों। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ था? कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? हृदयघात यानी हार्ट अटैक, क्षय रोग, पीलिया, इनमें से किसी ने। हृदयघात से, हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया था। ठीक है ना? याद रखोगे। जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद रास्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? यही जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। अगला, कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा पास कब की थी? बताओ तो। 38, 39, 41, 42। आईए की परीक्षा कब पास की थी कर्पूरी ठाकुर? बताओगे? आईए की परीक्षा पास की थी 1942 में। कर्पूरी ठाकुर ने कलेजा त्याग, सॉरी कॉलेज त्याग, कलेजा कहा गया था। कॉलेज त्याग कब किया था? कॉलेज त्याग किया था 1942। कॉलेज त्याग कब किया? 1942 में, जब आईए की परीक्षा पास की। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, आजाद रास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? आजाद रास्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसके सक्रिय सदस्य थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम बताओ। धनेश्री, बिनेश्री, मनीश्री, फुलेश्री। याद रहेगा, इसकी पत्नी का नाम था फुलेश्री देवी। अगला, 23 अक्टूबर 1943 को कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? दरभंगा जेल में। दरभंगा जेल में कुव्यवस्था के खिलाफ किसने कैदियों के संगठित करना शुरू कर दिया था? कर्पूरी ठाकुर। याद रखना। अगला, चिकित्सा का चक्कर आ गया भैया, चिकित्सा का चक्कर। एक बच्चा कह रहा सर आपका सभी पढ़ाया गया क्वेश्चन मैथ्री एंड मैथ्स में भी आया था, मुझे पूरा विश्वास है आज कल भी टकराएगा। थैंक यू। अरे टकराएगा बाबू, बहुत टकराएगा। आप इतना करो ना, ये टोटल क्वेश्चन कर लोगे। नहीं जानते भैया, जॉनी सिंस को नहीं जानते। ये कौन है जॉनी सिंस भाई? चिकित्सा आपके गुरुजी हैं क्या? चिकित्सा का चक्कर डैश द्वारा रचित पाठ कौन है भैया? बेडब बनारसी। कौन है? बेडब बनारसी। निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग है? व्यंग, व्यंग मतलब क्या होता है? हंसते हंसते किसी की बैंड बजा देना, हंसाते हंसाते मजा भी आ जाए, बैंड भी बजे। व्यंग। व्यंग कौन है भैया? यह है चिकित्सा का चक्कर। राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे? 7, 8, 9, 10। बताओ, राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे भैया? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ इसका आंसर। 9 बार। बेडा बनारसी की रचना बताओ। बेडा बनारसी की रचना है चिकित्सा का चक्कर। अगला, दंत चिकित्सक ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी मांगी थी? 2 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 3 रुपये। प्रत्येक दांत तोड़ने के 3 रुपये। तुरवाना है, जाके तुरवा ले। तुरवाना है,
तुरवाना है जाके तुरवा ले, ठीक है ना। चलो आगे चले। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, किस पाठ की पंक्ति है? चिकित्सा का चक्कर। लुकमान नाम था, लुकमान नाम किसका था? हकीम का, शेरा, दवा का, सुई का। हकीम का नाम था लुकमान। लेखक बेटा बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए भैया? 2, 4, 6, 8, बताओ जल्दी से। लेखक ने बताओ जल्दी से, लेखक बेटा बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए? बताओ जल्दी बताओ, कितने खाए थे रसगुल्ले? बताया जाए। 6 रसगुल्ले खाए थे, हमने भी खाए थे कल 6 रसगुल्ले। लेखक बेटा बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए? पालकी से, बैलगाड़ी से, रिक्शा से, साइकिल से। तो मेरे भाई याद रखना है, याद रखना है, पालकी से आए थे ना। लेखक बेटा बनारसी को कितने बजे नींद खुली? 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे रात को, 6 बजे सुबह को। बताओ जल्दी से, याद रखना है 3 बजे रात को। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में हकीम साहब के सिर पर क्या था? हैट, गमछा, रुमाल, बनारसी लोटे की तरह टोपी। निम्न में किस लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों को, विरोधाभास को सफलतापूर्वक उभारा है? तो याद रखना है बेढप बनारसी। अगला, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए थे? सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किससे आए थे? रिक्शा, मोटर कार, इक्के, बैलगाड़ी। इक्के पर आए थे। किस पे आए थे? इक्के पर आए थे। किस पर आए थे भैया? इक्के पर आए थे। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मंगवाने के लिए की बात करते हैं? तो याद रखना है, ऑप्शन क्या है? बिंदु फार्मेसी, नीलिमा फार्मेसी, स्वयं प्रभा फार्मेसी, चंद्रकला फार्मेसी। तो एक बार बताओ जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या होगा? याद रखना है चंद्रकला फार्मेसी से, याद रखोगे। आगे, आगे चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना है? लेखक को, लेखक के मित्र को, लेखक की पत्नी को, हकीम साहब को। बताओ 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, 15 का क्या होगा इसका आंसर? एक बार मुझे बताया जाए, बताया जाए। लेखक की पत्नी को सिनेमा देखने जाना है। अगला, लेखक बेटा बनारसी के घर पर प्रसाद जी के यहाँ से कौन यहाँ यहाँ से कहाँ का रसगुल्ला आया था? लेखक बेटा बनारसी के घर पर प्रसाद जी के यहाँ से कहाँ का रसगुल्ला आया था? खुला बाजार का, चौपाटी बाजार का, गुल बाजार का, बाग बाजार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? बाग बाजार का आया था। कहाँ का? बाग बाजार। डॉक्टर की फीस किस समय बढ़ जाती है? रात के समय डॉक्टर की फीस बढ़ जाती है। हकीम साहब क्या पहने हुए हैं? कुर्ता पैजामा, कोट पैंट नहीं, चिकन का नहीं, बंददार कुरत, चिकन का बंददार कुरत पहने हुए हैं। 18 का सी, ठीक ना। गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, लेखक को यह सलाह किसने दी थी? आयुर्वेद वाला दे सकता है ऐसा सलाह, आयुर्वेदाचार्य ने दी थी। अगला, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ है जीवनी, डायरी, हास्यव्यंग है। क्या ये? हास्यव्यंग। डॉक्टर चुहानाथ कातर जी ने एफआरएमसी कहां से की थी? अमेरिका, फ्रांस, लंदन, रूस। बताइए, बताइए कहां से की थी? लंदन से किए थे। बेढप बनारसी, वैद्य जी बेढप बनारसी को किसके रस रस के साथ औषधि का सेवन करने के लिए कहते हैं? टमाटर, पपीते, नीम के पत्ते, अदरक। अदरक के रस, अदरक ना, क्या हमने सही बोला? अदरक, अदरक हमने सही बोला क्या? हाँ सही बोला। प्रकृति चिकित्सक वाले चिकित्सक ने लेखक को किसका लेप लगाकर धूप में बैठने के लिए कहा था? मिट्टी, हल्दी, चूना, चंदन। बताओ इसका। मिट्टी का लेप लगा करके। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में दंत चिकित्सक ने दांत तोड़ने के लिए कितने रुपए मांगे थे? 3 रुपये। कितने रुपए मांगे थे? 3 रुपये मांगे थे, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ। तू जिंदा है तो डैश कविता में किसके सर कुचल जाने की बात कर रहे हैं? मुसीबत के सर कुचल जाने की बात कर रहे हैं। कभी शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? बताओ। स्वर्ग। क्या उतार लाने को कहते हैं? स्वर्ग। तू जिंदा है तो डैश कविता के कभी क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? कष्ट और जुल्म। क्या कहते हैं? कष्ट और जुल्म गुजर जाने की बात करते हैं। तू जिंदा है तो डैश कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया? कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। कारवां को किसका इंतजार है? मंजिलों का इंतजार है। अगला, तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। कौन है भैया? शंकर शैलेंद्र, याद रखिएगा। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले टिक सकेंगे, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज। यह पंक्ति किस कविता के है? ये पंक्ति है तू जिंदा है तो। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग। ये पंक्ति किस कविता की है?
ये पंक्ति है भैया, ये पंक्ति है भैया, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यकीन का मतलब क्या होता है? भरोसा। हमें तुम पे यकीन है कि तुम अच्छे करके आओगे, कल का एग्जाम बहुत गजब का करके आओगे। तो यकीन मतलब क्या होता है? भरोसा। अगला, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? कवि स्वर्ग को जमीन पर उतारने की बात करता है। कहाँ? जमीन पर। नई सुबह के संग तुझे नई मिली नई उम्र, यह किस पंक्ति की है? अब ये पंक्ति है तू जिंदा है। सारे कविते को एक बार पढ़ लेना ताकि जो भी पंक्ति आए तो पता चले कि किस कविता से ली गई है। तू आ मेरे सिंगार कर, तू मुझे हसीन कर, यह पंक्ति भी है। तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो डैश शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है? प्रतिध्वनि बिल्कुल नहीं, गहरे जीवन की राग और उत्साह, गहरे जीवन की राग और उत्साह को प्रकट करती है मेरे भाई। क्या याद कर लोगे आप? क्या याद कर लोगे आप? चलो बहुत सुंदर। अगला, जल जले शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रृंगार, भूकंप, जमीन, भरोसा। जल जले का मतलब होता है भूकंप। जल जले का मतलब क्या होता है? भूकंप होता है। जल जले का मतलब क्या होता है? भूकंप। ठीक ना? जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है? जुल्म के महल की गिरने की बात की गई है। तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो डैश कविता में कारवां को किसका इंतजार है? कारवां को मंजिल का इंतजार है। ठीक है ना? कर्मवीर पर्वत को काट कर क्या बना देते हैं? कर्मवीर पर्वत को काट कर सड़क बनाते हैं। सब जगह सब काल में कौन फूलते फूले मिलते हैं? कर्मवीर। याद रखना। जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? कर्मवीर मचा देते हैं। याद करोगे? फटाफट याद करो मेरे साथ, टोटल करके आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आना। ठीक है ना? नहीं ना छोड़ के आओगे। अगला, कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता? कर्मवीर शीर्षक कविता में कर्मवीर नहीं जी चुराता। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, इस कविता की पंक्ति है कर्मवीर की। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो जी छोड़ते, इस कविता से ली गई है। ये भी ली गई है कर्मवीर से। देखकर बाधा विवध बहु विघ्न घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता की है? यह भी कर्मवीर की है। कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? आलसी बिल्कुल नहीं, कर्मशील लोगों की बात करती है। किसकी? कर्मशील लोगों की बात करती है मेरे भाई। चलो कर लोगे, हम थोड़ा स्पीड में है। चले, असंभव को संभव कौन बना देते हैं? कर्मवीर बना देते हैं। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। यही ना? कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की क्या निर्धारित करती है? सफलता निर्धारित करती है। बाधाएं किसे निखारने का काम करती है? व्यक्तित्व को, धरती को, आसमान को, रात को। व्यक्तित्व को। उज्जवल शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रयास, चमकीला, भय। अच्छा, उज्जवल शब्द का अर्थ होता है चमकीला। बताओ समझ में आया? उज्जवल शब्द का अर्थ क्या होता है? चमकीला। अगला, कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या हमने सही बताया? क्या हमने सही बताया? अच्छे से याद करना। जो गगन को फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते, यह पंक्ति भी कर्मवीर की है। विभिन्न प्रकार की समस्या और बाधाओं से कौन विचलित नहीं होते? तो वो कर्मवीर नहीं होते मेरे भाई। कौन नहीं होते? कर्मवीर नहीं होते। काम को आरंभ करके यूं नहीं जी छोड़ता, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, इन पंक्ति के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद कौन अपने काम ठीक करके ही हटते हैं? कर्मवीर। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। यह किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था। याद करोगे? सब अच्छे करोगे। बातरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है बिहारी की दोहे के, है ना? रीतिकाल प्रसिद्ध कवि यानी श्रृंगारक कवि कौन है? बिहारी। रीतिकालीन कवि कौन है? बिहारी। दैव जो देता उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? स्वीकार करने के लिए कहते हैं। बिहारी के अनुसार राम कैसे प्रसन्न होते हैं? सच्चाई से। बिहारी कैसे प्रसन्न होते हैं? सच्चाई से। किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता? गुण के बगैर कोई बड़ा नहीं हो सकता। बड़े न हो जो गुणन बिनु बिरद बराई पाए, कहत धतूरे चो कनक गहनो गढ़ो ना जाए। ये किस पंक्ति की है भैया? बिहारी के दोहे के हैं। किस पंक्ति के हैं? बिहारी के दोहे के हैं। याद रखोगे। अगला, कनक शब्द का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है? धतूरा और सोने शब्द में किया जाता है। ठीक है ना? बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? 2, 3, 4, 5 बताओ। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है मेरे भाई? तो याद रखोगे सब आदमी, 3 तरह के दोहे शामिल है। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बिहारी के दोहे की है। अगला,
बड़े न हो जो गुनुन मिनो बिरद बराई पाए, या किस कवि का कथन है, या बिहारी का कथन है? किसका कथन है? बिहारी। गुण के बिना कोई बड़ा नहीं, आपके अंदर गुण नहीं तो आप बड़े नहीं। ये किसने कहा था? बिहारी ने कहा था। याद रखोगे। अगला, वृथा शब्द का क्या अर्थ है? वृथा, व्यर्थ, प्रसन्न, पानी, चेतना। तो वृथा शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ, वृथा व्यर्थ। सरे शब्द का क्या अर्थ है? बेकार, निकलना, प्रसन्न, सच्ची। तो सरे शब्द का अर्थ होता है निकलना। नर की अरु नल नीर की गति, एक एक करी जोर। ये पंक्ति किसकी है? ये बिहारी के दोहे की है। कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना स्वभाव नहीं बदलते? जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है वो अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। अगला, कभी बिहारी सुख में किसे नहीं भूलने की बात कहते हैं? किसे नहीं भूलने की बात कहते हैं? ईश्वर को, दुख, सुख में ईश्वर को नहीं भूलिए आप। नटी जाए शब्द का अर्थ क्या होता है? मुकर जाना, बातचीत, सलाह देना, बुद्धि। तो इसका अर्थ होता है मुकर जाना। नटी जाए मतलब मुकर जाना। अगला, दीर्घ सांस न लेहु, लेहु दुख सुख साई ही न भूल, दई दैयो कयो करतु, दई दैयो सुख कबूल। ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये भी पंक्ति आपके बिहारी के दोहे की। अगला, बड़े न हो जो गुणन बिनु बिरद गुनाई, यही भाई किसकी पंक्ति है? बिहारी के। नाम से ज्यादा बड़ा क्या होना चाहिए? गुण। आपके नाम से बड़े गुण होने चाहिए। नाम से बड़ा क्या होना चाहिए? गुण। क्लियर है बाबू? हाँ। अगला, नेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा। बच्चे की दुआ एक क्या है? कविता है। प्रार्थना गीत ना, प्रार्थना गीत। चमन का अर्थ क्या होता है? आकाश, नदी, मरुस्थल, फुलवारी। चमन का अर्थ होता है फुलवारी। चमन का अर्थ क्या होता है? फुलवारी। याद रखोगे। चमन का अर्थ क्या होता है? फुलवारी। कभी अल्लाह से किस चीज से बचाने की दुआ करता है? दुआ करता है बुराई से बचाने की। जायब का अर्थ क्या होता है? जवान, जुल्फों वाले, वृद्धा, बालक। जैब का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? जैब का अर्थ होता है वृद्ध। वृद्ध। जैब का अर्थ क्या होता है? वृद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं? घर का, मोहल्ले का, देश का, दुनिया का दूर करना चाहते हैं। बच्ची की दुआ शीर्षक कविता में रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, पंक्ति किस कविता की है? अच्छे से याद करना। बच्चे की दुआ, कभी कभी भाव, इसका भावार्थ भी कहेगा लिखने के लिए एग्जाम में। बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? उसके जीवन सुख में बीते, उसके जीवन अंधेरे में हो बिल्कुल नहीं, जीवन में काफी दौलत हो, उसका जीवन प्रभु भजन और लोककार ये लोकोपकार में व्यतीत हो। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, किस पाठ की है भैया? ये है बच्चे की दुआ। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया? तो ये भी भैया बच्चे की दुआ में किया गया। अगला, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, ये पंक्ति किसकी है? बच्चे की दुआ की। अगला, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह पर चलने की बात कर रहे हैं? कैसी राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं बच्चे? नेक राह पर। किस राह पे? नेक राह पे। ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह से फूल से होती है, चमन की जीनत। यह पंक्ति किस कवि शीर्षक कविता से ली गई है? ये भी बच्चे की दुआ से ली गई है। कौन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे प्रयास और सदकर्म से हर जगह आशा की किरण छिटक जाए? ये बच्चे करते हैं। कौन करते हैं भैया? बच्चे। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझे, यह कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। निम्न में कौन कविता मोहम्मद इकबाल की है? बच्चे की दुआ है। याद कर लोगे। अगला, कौन भगवान से निवेदन करता है कि उनका जीवन गरीबों, दुखी जनों तथा असहाय की भलाई के लिए हो? ये बच्चे कर रहे हैं दुआ। बच्चे किसकी हिमायत करने की प्रार्थना करते हैं? गरीबों की। किसकी? गरीबों की। भैया किसकी? गरीबों की। याद रखोगे। अच्छा, प्रीत और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर में कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। लब शब्द का अर्थ क्या होता है? लब मतलब होठ। लब मतलब होठ होता है। ठीक है। मैं कहता हूँ आंखें देखी, तू कहता कागज पर लिखी, ये किसकी है? ये कबीर के पद है। किसके पद है? कबीर के। कागज का अर्थ कोई बताओ। कागज का अर्थ क्या होता है? कागज का मतलब क्या होता है भैया? कागज मतलब कागज। भक्ति काल के कवि कौन है? कबीरदास। भक्ति काल के कवि कबीरदास। मोको का मतलब क्या होता है? मुझको। मोको का मतलब मुझको। कबीर के कागज की लिखी, कबीर के कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? कानों की सुनी, आखन देखी ना, बातें की है। अच्छा, कबीर कबीर ने वाय अंडामरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है? करारा प्रहार किया है। क्या किया भैया? करहारा प्रहार किया है। कबीर ने क्या किया? करहारा प्रहार किया है। चलो आगे बढ़े। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे मोको, मोको मतलब क्या? भगवान कह रहे हैं तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो?
कबीरदास के पद में, कबीर के पद में रचना, कबीर के पद के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। कौन है भैया? नरोत्तम दास। हमने सही बताया। साउंड प्रॉब्लम आ गई, चलो माइक डाउन हो गया वो, अब आ रही है साउंड, सॉरी। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना? सुन, बैटरी डाउन हो गई, सारे बैटरी को कहां ढूंढे बंदे मैं तेरे पास। यह पंक्ति कहां से ली गई है? कबीर के पद से ली गई। कहां से? कबीर। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये भी कबीर के पद से ली गई है, ठीक ना? कबीर किस काल के भक्त के कवि हैं? कबीर जो है ना भक्ति काल के कवि, कहाँ के? भक्ति काल के। कबीर कौन है? भक्ति काल के। और बिहारी कब? रीति काल के। मैं कहता सुरझावन, कहते मैं कहता सुरझाव वन हारी तू राखियो उर्झाई रे, मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता सोई रे। यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? ये ली गई है कबीर के ये कविता कबीर के पद से ली गई है। निम्न में किस कवि ने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबर जो होते हैं ना, धार्मिक अनुष्ठान पर करारा प्रहार किया है? कबीर ने किया है। अगला, कौन कवि निर्मोही रहने की को कहते हैं? कबीरदास कहते हैं। कबीरदास किस काल के निर्गोपन पाशक कवि हैं? भक्ति काल के हैं। कौन के भैया? भक्ति काल के कवि हैं भैया, है ना? अच्छा, मैं कहता सुरधावन हारी तू रखियो उर्झाई रे, ये पंक्ति के रचयिता कबीरदास। देख लो कितने अच्छे से पूछा जा रहा है। सर आप बिना टोपी में अच्छे लगते हैं, शुक्रिया, बट मुझे ठंडी लग रही है। ना मैं देवल ना मैं समाजिद ना काव्य कैलाश में, इस पंक्ति में किसके लिए प्रयुक्त है भैया? ये पंक्ति है इंसान के लिए, ईश्वर के लिए, शैतान के लिए, ईश्वर के लिए भैया। ये पंक्ति किसके लिए है? ईश्वर के लिए। थोड़ा दिमाग लगाओगे सारा बन जाएगा। कबीर के किस पद में स्थापित रूढ़ियों के समांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है? पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद, चौथे। पहले पद में ही है भैया। कौन पद में? पहले पद में ही है। अच्छा, निम्न में कौन कवि अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबर? अब ये बताएं, कबीरदास। संसार में निर्मोही रहने की बात कौन कर रहा है? कबीर। मनुआ मतलब मन रे, मनुआ का मतलब होता है मन, मनुआ का मतलब होता है मन। क्लियर है? कविता क्या है? हौसले की उड़ान, दीनबंधु निराला, पीपल और विक्रमशिला। पीपल है ना? पीपल पाठ की विधा क्या है? कहानी, निबंध, डायरी, कविता है भैया। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा होता है? गोल। ऐसा होता है गोल, याद रखोगे। प्रकृति चित्रण किसकी उल्लेखनीय है? छायावाद की। किसकी? छायावाद मतलब प्रकृति की चित्रण। निर्जर के पास पीपल सुनता रहता है कल कल छल छल, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो बताओ। पीपल का लेखक है गोपाल सिंह नेपाली। किसके पास खड़ा होकर पीपल कल कल छल छल सुनाता है? नदी, निर्झर, पहाड़, वन। निर्झर के पास। किसके पास भैया? निर्झर के पास खड़ा होकर के सुनाता है। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके छठा के। अगला भैया नहीं है, सॉरी, इतने हमने लेकर गए। अब सुबह में ना जो रह गया रेस्ट, जो रेस्ट रह गया बाबू, रेस्ट रह गया ना, टाइम भी ज्यादा हो गया, आपको भी रेस्ट करना है और साथ ही साथ क्वेश्चन सब देख लोगे थोड़ा। सर आई एम न्यू, अब न्यू, ठीक है। अब जाओ आराम से थोड़ा खाना पीना खा लो, रेस्ट करो। और बाकी तुमको, तुम्हारे पास नोट्स है ना? नन हिंदी के नोट्स है, बढ़िया से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बढ़िया से देख लो, ठीक है ना? मिलते हैं सुबह में 5 बजे। तैयार हो? बाप रे बाप, 9:30 हो गया रे।
9:30 हो गया ना। चलो सुबह में मिलते हैं तुम लोग से। मिले सुबह में मिले 5 बजे, सब तैयार रहना, एकदम खा पी करके अच्छे से रेस्ट करो, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना, थोड़ा देर और पढ़ना तुम लोग, खाना खा लो, थोड़ा देर सब्जेक्टिव देखो, सब सब्जेक्टिव और एसए, सब्जेक्टिव और क्या देखो, एसए, जितने इंपोर्टेंट एसए भेजे हैं उसको देख लो, इतने सब्जेक्टिव भेजे हैं एसए। अच्छा एसए में कुछ खास एसए के नाम बता रहे हैं, उसको देख लेना। सुन लो मेरी बात, एसए में कुछ खास बता रहे हैं, थोड़ा देख लो कुछ एसए। ऐसे दहेज प्रथा, बुआ एसए में थोड़ा दहेज प्रथा आप देख लेना, देख लोगे, दहेज प्रथा, देश प्रेम, जल्दी जल्दी सुन लो मेरी बात, देश प्रेम। अगला क्या देखोगे, विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन देख लेना, सब सुन लो जल्दी कान खोल करके, अनुशासन, अनुशासन देख लेना। और कौन देखोगे, और कौन देखो, खेल के पुस्तकालय देख लेना, पुस्तकालय, और इसमें जो भूमिका सब वगैरह वगैरह रहता है सब देख लेना अच्छे से, तुम्हारे पास सारे होंगे। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद और क्या देखोगे, उसके बाद और क्या देखना है, और बता रहे हैं, रुक जाओ, और बता रहे हैं, और बता रहे हैं, रुक जाओ, इस सबको अच्छे से देख लेना, इस सबको अच्छे से, समाचार पत्र, भूकंप, पानी की बचत, सुनोगे, क्या देखोगे, समाचार पत्र, क्या देखोगे, समाचार पत्र, भूकंप आया हुआ था दिल्ली में कल की परसों, ठीक है ना, पानी की बचत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की बचत, ये सब देख लो, सब ये सब ऐसे को अच्छे से देख करके जाओ, ठीक है ना, पानी की बचत, और एक देख लेना मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय, सारे को अच्छे से देख करके जाना, इसमें से आ जाएगा, ठीक है ना, सारे को अच्छे से देख करके जाना, क्लियर है ना, देख करके जाओगे सब, ठीक है भैया, ठीक है ना, सारे अच्छे से देख करके जाना, क्लियर, हाँ। 5 बजे, सुबह में 5 बजे, ये सब ऐसे देख लेना, 5 बजे सुबह में आएंगे, आएंगे व्याकरण लेकर के, और जो बच गए हैं वो रेस्ट, ठीक है गोलू, हाँ गोलू हो, हाँ गोलू, हाँ गोलू, शिवम, चलते हैं फिर सुबह में 5 बजे, तैयार रहना सब, चलो भाई, जाओ तुम लोग जाओ, रेस्ट करो भाई, मुझे थोड़ा इसको ठीक ठाक करने में टाइम लग जाएगा भाई, ठीक है तुम लोग जाओ, बाय, चलो,